अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। सर्दी की शिद्दत में रोज़ इजाफा होता जा रहा है, इससे आप लोग हमारा अटायर भी देख रहे होंगे। रोज़ बरोज़ जो है वो ऊन से मज़ीद ज़्यादा ऊनी होता जा रहा है। आज अटायर किसी चीज़ के लिए किया हुआ है, लेकिन हाँ ज़ाहिर है वो सर्दी का भी ख्याल रखना पड़ता है कि आपको सर्दी ना लग जाए। वेल इक्विप्ड होकर आप लोग आओ यहाँ पे। मैं हूँ आपके साथ हलीमा जुल्फ़िकार और मेरे साथ मौजूद है हुमायूं ज़ेब अब्बासी। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना 25 दिसंबर यानी कि आज के दिन जो है वो पैदा हुए, और यकीनन हमारे लिए सेलिब्रेशन से कहीं ज़्यादा है, क्योंकि आप कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जिस मुल्क में हम ठहरे हुए हैं, जिस मुल्क में हम रुके हुए हैं, जिस मुल्क की हम हर तरफ से उसकी जो लुत्फ़अंदोज़ होते हैं उसकी चीज़ से, हर चीज़ से, ये कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की वजह से है कि आज हम सुख का सांस लेते हैं और कह सकते हैं कि हम आज़ाद कौम है। ये सिर्फ कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह और यकीनन उनके साथियों की वजह से है। बहुत सारी चीज़ें जिससे हम हुमायूं बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लेते हैं अपने मुल्क में करने को। आज़ादी से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम कर सकते हैं। बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जहाँ पे लोग वो चीज़ें नहीं कर सकते। तो इस चीज़ को हम अक्सर मैं जब देख रही होती हूँ लोगों को, तो मुझे होता है कि नहीं, जिसके पास जो होता है ना उसको उसकी कदर नहीं होती। अगर हम खुदा ना खास्ता ये मुल्क हमें ना मिला होता तब हमें शायद इस बात का अंदाज़ा ज़्यादा होता। अब क्योंकि हमें मिल गया है तो हम कहते हैं हाँ ठीक है सब कुछ है तो अच्छी बात है, चल रहा है। That is true। पर आप लोगों को यकीनन हम भूले नहीं हैं, एक और दिन है आज 25 दिसंबर को, उसे कहते हैं जनाब क्रिसमस। आप सबको, जितने भी हमारे पूरे पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं, जितनी भी क्रिश्चियन हमारी बरादरी है, उन सबको हमारी तरफ से हैप्पी क्रिसमस। यकीनन आज के जो दिन है वो दो होती है, और जब भी बचपन में मुझे अभी तक याद है हलीमा के जब 25 दिसंबर आता तो ये हमें तो ये होता था क्या छुट्टी होगी, इट विल बी अ डे ऑफ। पर मेरे स्कूल में छुट्टी नहीं होती थी, बिकॉज मेरे जिस स्कूल में पढ़ा वहाँ पर क्रिसमस जो है वहाँ और वहाँ पे क्रिसमस मनाई जाती थी और बहुत बेहतरीन तरीके से मनाई जाती थी। मैं सेंटा क्लॉज बन के जाता था ऑलवेज, एक सूखा सा सेंटा क्लॉज। आई कांट इवन इमेजिन सूखा हुआ सेंटा क्लॉज, क्योंकि सेंटा क्लॉज होता था जब भी हमने इमेजिन किया तो इट्स लाइक अ वेरी हेल्दी पर्सन। तो एक सूखे में सेंटा क्लॉज को मैं इमेजिन नहीं कर सकती, लेकिन शायद वो आपको हाइट की वजह से बना देते हो कि हाइट आपकी बाकी बच्चों से बड़ी है या कुछ। अच्छा, क्रिसमस की जहाँ तक बात करें तो आज हम लोगों ने जो दोनों ने कोऑर्डिनेट करके कपड़े पहने हैं वो भी क्रिसमस के हवाले से इसलिए पहने हैं ताकि आप लोगों को बताया जा सके कि हम भी उसी तरह से आपकी खुशी में शरीक हैं। जिस तरह जब ईद का त्यौहार आता है और जो बाकी त्यौहार आते हैं उसमें आप जिस तरह हमारे साथ खुशियाँ मना रहे होते हैं, ये खुशियाँ हम भी आपके साथ उसी तरह से मनाएंगे। क्रिसमस की जहाँ तक हुमायूं ने बात की, तो ये दोनों इवेंट जब साथ में आते हैं ना तो दोनों के बारे में बात करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। और स्कूल्स में भी जिस तरह से कायद-ए-आज़म के हवाले से उनकी बर्थडे के हवाले से टेबलोज होते हैं, ये सारी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वहाँ पे क्रिसमस की भी रिप्रेजेंटेशन हमेशा होती है और होनी चाहिए। नॉट फॉरगेटिंग कि इसमें दो चीज़ें हमारे लिए सेलिब्रेट करने के लिए, एक तो ऑफ कोर्स क्रिसमस एंड ऑफ कोर्स कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो कायद मिलत जो है वो इस दिन पैदा हुए, और उनकी वजह से जिस तरह मैंने पहले कहा कि हम इस आज़ाद मुल्क में सांस ले सकते हैं। अगर आप गौर करें हलीमा, तो पाकिस्तानी झंडे में भी जो सफ़ेद रंग है वो माइनॉरिटीज़ को जो है रिप्रेजेंट करता है, और पाकिस्तान वो मुल्क है जिसके वाहिद ऐसा मुल्क है जिसकी आप झंडे में माइनॉरिटीज़ को वहाँ पर उसका एक बहुत बड़ी रिप्रेजेंटेशन है। और यकीनन जितनी भी माइनॉरिटीज़ है हमारे लिए बहुत ही काबिल एहतराम तो है ही, बल्कि हलीमा मैं ये कहता हूँ कि जब जो झंडे में वाइट हिस्सा है ना वो ज़्यादा प्रोमिनेंट है अगर आप देखें, क्योंकि यकीनन आप सब हैं तो हमारे साथ हम इस मुल्क को पाकिस्तान कह सकते हैं। और मुझे अच्छी बात ये लगती है कि वाहिद मुल्क है जहाँ पे रिस्पेक्ट किया जाता है, ना कि अगर मैं थोड़ा सा सिर्फ कहूँगा पड़ोसी मुल्क में अगर आप देखें तो माइनॉरिटीज़ को उस तरह इज्जत नहीं मिलती, लेकिन हम मुझे कभी फ़र्क लगा ही नहीं। कोई फ़र्क है ही नहीं, ये फ़र्क वाली बात हमें करनी भी नहीं चाहिए क्योंकि कोई फ़र्क है ही नहीं। जिस तरह हुमायूं ने कहा, हम कभी भी ये नहीं सोचते इस तरह की कोई भी चीज़। और वाइट जो पार्ट है जो डेडिकेट किया गया है माइनॉरिटीज़ को, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान बनने के बाद जब पहली दफ़ा वो उन्होंने ख़िताब किया नेशन से, तो उसमें भी उनका जो एम्फसाइज था वो इसी बात पर था, जो ज़ोर उन्होंने दिया वो इसी बात पर दिया कि यहाँ पे ये एक ऐसा मुल्क है जो सिर्फ मुसलमान के लिए नहीं है, यहाँ पे जो भी इंसान रहेगा वो अपने मजहब को
खुल के प्रैक्टिस कर सकता है, उसको किसी दूसरे से डरने की जरूरत नहीं है। यू रिमेंबर वो जो उसमें था, उसमें ये कहा था कि बड़ी जबरदस्त बात ये थी कि आपकी इबादतगाहें खुली हैं और आप अपनी इबादतगाहों में अपनी वर्शिप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और हलीमा, अगर आपको मैं याद दिलाता चलूं, अगर आप पाक फौज देखें, आप हमारी कोई भी फोर्सेस देखें, वहां पर देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन ऑफ दिस सॉर्ट, कोई भी नहीं है। हालांकि दूसरे ममालिक में ये क्राइटेरिया रखा जाता है, लेकिन आपको याद है हमारे एक मिनिस्टर भी थे जो कि क्रिश्चियन कम्युनिटी से थे, हमारे बहुत से जो सिविल सर्वेंट्स हैं वो हमारी फौज में सिविल सर्वेंट्स हैं। अगर हम अपनी पार्लियामेंट की बात करें तो खास तौर पे इस तरह के लोगों की नुमाइंदगी रखी जाती है ताकि अगर कोई इलेक्शन सीट में ना खड़ा हो तब भी उनकी रिप्रेजेंटेशन रहे पार्लियामेंट में। और जो कोटाज होते हैं ना यूनिवर्सिटीज के, बाकी कोटाज हैं, जिस तरह बाकी कोटाज हैं, वो उसमें कोटा एक स्पेशली भी, क्योंकि देयर इज नो डिफरेंस। जैसे मैंने कहा, अगर आपके लिए स्कॉलरशिप का कोटा है तो वहां पे भी स्कॉलरशिप का कोटा है और उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं की जाएगी कि बिकॉज ऑफ द रिलीजन ये इसको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। अच्छा हुमायूं, ये बहुत सारी बातें हम इंशाल्लाह करते रहेंगे आज के पूरे प्रोग्राम में। आपने कभी बचपन में, या जिस तरह आपने कहा कि आप तो ज़ाहिर है क्रिश्चियंस के स्कूल में भी पढ़ते थे, तो कभी आपने देखा ऐसा कोई एक्सपीरियंस किया, कोई चीज़ जिस तरह से वो हमारे त्यौहार मनाते हैं, ईद होती है तो मनाते हैं और हम उनके मनाते हैं, कोई डिफरेंट चीज़ हो जो आपने एक्सपीरियंस किया हो या आपने देखा हो कि यार अच्छा ये लोग ये कर रहे हैं, हाँ, अच्छा हम ये करते हैं, या जैसे फॉर सपोज मीठा भी है, मीठा वो भी खाते हैं, मीठा हम भी खाते हैं, और सुन्नत के तौर पे हम समझते हैं। हलीमा, शायद हम ईद वाले दिन केक नहीं काटते, बट यहाँ पर केक जरूर कटता है, ठीक है? अंग्रेजी मीठे पे चल जाता है, हम देसी मीठों पे हम लोग केक, जब हम सवैयां खाते हैं, ठीक है, हम सवैयां खाते हैं, सवैयां बड़े शौक से बनाई जाती है, लेकिन केक कटता होता था, मुझे अभी तक याद है। और पता नहीं शायद ये मेरे स्कूल में था या यूजुअली होता है, मुझे नहीं पता, वो चीज़ दिया, हम दिया जलाते हैं, ठीक है? क्रिसमस वाले दिन हम दिया जरूर जलाते होते थे। और कैंडल्स नहीं होती हुमायूं, फिल्मों में तो कैंडल्स सिखा रहे होते नहीं, हम लोग दिए जलाते थे। आई हैव नो आइडिया व्हाई, हम लोग दिए जलाते थे। और दिए जलाने के साथ साथ मुझे ये भी याद है कि जब ईद होती थी तो वो लोग हमारे जैसे ईद कमीज शलवार पहन कर आते थे, यूज्ड टू लव इट, जिस तरह हम वेस्ट कोट पहन कर आते थे, क्योंकि मेरे कितना अच्छा लगता है आपको कि मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो फॉरेनर स्टूडेंट्स थे कुछ, तो वो कमीज शलवार पहन के ईद, हमारी ईद मिलन पार्टी पे एग्जैक्टली दे यूज्ड टू प्रे, तो हमें कभी डिफरेंस नहीं लगा। और फिर जब क्रिसमस होती थी तो मैं हमेशा, बहुत सारे लोग सांता क्लॉज बन के जाते थे, फिर यूज्ड टू गिव गिफ्ट्स, सम एक्सचेंज, फिर थैंक्सगिविंग होती थी, हम थैंक्सगिविंग करते थे, हमें ईदी दे रहे होते हैं तो उसी तरह हम क्रिसमस पे उनको गिफ्ट्स देते हैं। हाँ, वैसे दिस इज हाउ इज दिस एक्सचेंज। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ये एक्सचेंज ऑफ कल्चर, जिसे आप कह लेना, कि जब वो लोग हमारे त्यौहार मनाते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है, तो इसी तरह हमें भी उनके त्यौहार में खुशी से सेलिब्रेट करना चाहिए और उनके साथ मनाना चाहिए ताकि उनको भी इसी तरह से अच्छा लगे। अच्छा हलीमा, एक देयर इज अ बैंड आल्सो, जैसे थैंक्सगिविंग में आप कुछ ना कुछ आप चीज देते हैं, एक्सचेंज ऑफ गिफ्ट्स होते टू द रिलेटिव्स, और जिसको आप शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। इसी तरह क्रिसमस में आई रिमेंबर देयर यूज्ड टू बी अ फ्रेंडशिप बैंड, बैंड्स होते थे, वो लोग एक्सचेंज करते थे, रिबन का बना हुआ होता है, तो वो लोग जो है वो एक्सचेंज किया करते थे। और मुझे अभी तक याद है, मार्था मेरी एक नन थी, मार्था मेरी नन थी, तो मुझे बड़ी ये बात अच्छी लगती थी कि अगर आप लोग नोटिस करें, मैं डिस्क्रिमिनेशन अंदाज में नहीं कह रहा, मार्था जितनी केयरिंग नन मैंने अपनी लाइफ में कभी कोई ऐसा मेंटर या टीचर नहीं देखी। मार्था यूज्ड टू लव द किड्स, और जिस तरह मार्था मुझे लगता है मार्था से बेहतर कोई नहीं हो सकता। अब आई डोंट नो शी इज़ अलाइव और नॉट, आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर, बट अल्लाह ताला मार्था को जो है लंबी ज़िंदगी दे, अगर वो जिंदा है तो वो शी वाज द बेस्ट मेंटोर आई एवर हैड। और हलीमा, मज़े की बात ये थी, रिस्पेक्ट रिलीजन की इस तरह थी कि हम वहाँ पे मुझे याद है हमें कलमे भी सिखाए जाते थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम उस मुल्क में रहते हैं जहाँ पे इस तरह की चीजें होती हैं वो सिखाई जाती हैं, जिस भी स्कूल में आप जाएं। तो अमन का वो पैगाम है यार, ये कि आप रिस्पेक्ट करो अदर रिलीजन को। जैसे अगर आप पड़ोसी मुल्क में देखें तो वो उससे बर्दाश्त नहीं होता किसी की डोमिनेंसी। कंबाइन रखने का, कम्युनिटी को सेपरेट ना करने का, कि जैसे ये क्रिश्चियन कम्युनिटी है ये अलग स्कूल में जाएगी, या ये हिंदू कम्युनिटी है ये अलग स्कूल में जाएंगे, या मुसलमान जो है वो बिल्कुल सेपरेट स्कूल में होंगे, उनके पास कोई नहीं होगा। मुझे लगता है कंबाइन रखने का बच्चों को इस तरह की स्कूल में पढ़ाने का जो सबसे अच्छा उन पे इम्पैक्ट होता है वो ये होता है कि उनमें एक्सेप्टेंस आती है कि हमारे अलावा भी लोग हैं जिनके रिलीजियस बिलीव्स डिफरेंट हैं, लेकिन हम सब ने साथ मिलके इस मुल्क की बेहतरी के लिए, इस पे अमन कायम करने के लिए हमने साथ मिलके चलना है।
ये नहीं किया जाता कि डिस्क्रिमिनेट पहले से ही कर दिया जाए, बच्चे का जो दिमाग है वो इतना नैरो हो जाए कि वो कहे कि हाँ भाई मैं तो एक्सेप्ट ही नहीं करूंगा किसी और को, है ना? एंड हलीमा, क्योंकि आप जब बात करें समझ नहीं आ रही है कि वो हम कभी यहाँ से यहाँ जाते हैं, कभी यहाँ से आ जाते हैं, क्योंकि 2 सेलिब्रेशंस हैं। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो है वो भी आज उनकी पैदाइश है, और मेरा ख्याल है कि वो ऐसी शख्सियत है जो वो कहते हैं कुछ लीडर्स आपको, आप जब पूछते हैं कि कौन है प्राइम मिनिस्टर, कौन है प्रेसिडेंट, जब इस तरह पूछते हैं किसी को किसी का नाम आता है, किसी को नहीं आता। कायद आज़म ने ऐसा हमारे मुल्क के लिए, हमारे लिए आज़ादी का एक ऐसा ठप्पा लगा दिया है कि हम कभी भी आपका जो एहसान है ना वो उतार नहीं सकते। आज अगर हम खुल के कहते हैं कि हम सांस ले पाएंगे, आज खुल के हम कह सकते हैं कि ये हमारा मुल्क है और हमें कोई फॉरेन ताकत जो है वो रूल नहीं कर रही है, तो ये आपकी वजह से। इसी हवाले से हम बात करेंगे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के हवाले से भी और क्रिसमस के हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ होंगे हमारे प्यारे से मेहमान, लेकिन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। आपने रहना है हमारे साथ। वेलकम बैक टू द शो। आप लोगों को 25 दिसंबर की बहुत बहुत मुबारकबाद हो दोनों इवेंट्स की, एक तो कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह के पैदाइश की और दूसरा क्रिसमस के हवाले से। दोनों चीज़ों के हवाले से आज के अपने शो में हम बात करेंगे, लेकिन ऑब्वियसली पहले कायद आज़म से शुरुआत करेंगे। एक ऐसा विजनरी लीडर जिसकी लीडरशिप में हमने ये मुल्क हासिल किया, जिसमें आज हम रह रहे हैं, आज़ाद इंसान की तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं। बहुत सारी वो चीज़ें जिसको दुनिया के बहुत सारे लोग करने के लिए तरसते हैं, ख्वाहिश करते हैं, वो हम आज़ादी से कर सकते हैं सिर्फ उनकी वजह से। और उनके विजन की, जिस तरह से मैंने और हुमायूं ने पहले भी बात की कि वो इतने विजनरी थे कि उन्होंने आगे तक देख लिया था कि ये एक ऐसा मुल्क बनने वाला है जहाँ पे ना सिर्फ मुसलमान बल्कि अक़लियती बरादरी भी अपना जो भी चीज़ें परफॉर्म करना चाहें, अपनी वर्शिप करना चाहें, उनको उनके हकूक़ मिलेंगे। और माशाल्लाह अभी तक वो सारी चीज़ें जो हैं वो उसी तरह से कायम व दायम है। इन चीज़ों के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है, मेरे मुंह पे जो मुस्कुराहट है उससे शायद आप लोगों को अंदाज़ा हो गया हो कि मेरे, हुमायूं, हमारी पूरी टीम और जितने भी लोग हमें देखते हैं, हमसे प्यार करते हैं और हमें काफ़ी अरसे से फॉलो करते हैं, वो ये जानते हैं कि ये शख्सियत जो है वो हमारे दिल के कितने करीब है। और जब भी आते हैं तो हम इसी तरह से खुश होते हैं क्योंकि हमारा और इनका एक ऐसा रिश्ता कायम हो गया है कि हमें जो सवाल हमारे दिल में होते हैं उनके जवाब इनके पास तैयार मौजूद होते हैं। तो हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल बासित मुजाहिद साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। बहुत अच्छा लग रहा है, हमेशा की तरह जैसे आदमी अपनी फैमिली के साथ, घर के साथ, बहुत जैसे अपने जज्बात, एहसासात के बहुत करीब ये सारा चैनल और ये टीम और बिलखुसूस आप दोनों, बहुत अच्छा लग रहा है। दिन भी बहुत अच्छा सा है, बेशक। और खुशियों का दिन है। डॉक्टर साहब, पिछले साल इसी दिन हमारी आपसे मुलाकात हुई थी, जी है ना? यकीन, हमारी वाकफियत हुई थी और अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल का ये अरसा हमने बिल्कुल। हलीमा, मैंने चाय का घूंट इसलिए पिया दौरान अब्दुल बासित मुजाहिद के इस सर ने जब अपना इंट्रोडक्शन में सलाम वगैरह किया, क्योंकि मुझे लगा रोज़ा है। मैंने कहा नहीं है, क्योंकि याद है रमज़ान में डॉक्टर साहब आए थे, मुझे लगा मेरा रोज़ा है और रमज़ान आ गया, मैंने फ़ौरन घूंट भरे कि नहीं मेरा और हम कैसे खुश कुएं में होंठों के साथ कहते थे डॉक्टर क्या है जी। उसके बाद जनाब, वैसे यहाँ पर एक बात मैं और कर लूँ कि रमज़ान मुबारक में भूले से कोई खाने पीने लगे तो उसे टोकना नहीं चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला उसे रिज़्क दे रहे होते हैं। हाँ, मैं अगली बार रमज़ान में ना इंशाल्लाह आपको खा लूँगा, खबरदार जो आप दोनों ने रोकने की कोशिश की। अब आपकी मुलाकात करवाएंगे। अब आप देख रहे हैं खुशी बरकरार है, क्यों? क्योंकि कहते जैसा उस्ताद वैसा शागिर्द और जैसा शागिर्द वैसा उस्ताद, और ये उनकी शागिर्द भी है, बल्कि शागिर्द से आपको लगेगा बहुत छोटी सी, छोटी तो वो यकीनन है, हमने भी उनको ये कहा, लेकिन वो डॉक्टर साहिबा हैं। और डॉक्टर साहिबा जो हैं वो एक स्कूल में पढ़ाती हैं, आर्मी पब्लिक स्कूल उसका नाम है, और वो स्कूल भी है, कॉलेज भी है। और डॉक्टर शुमाइला जावेद जो हैं, उनका एक बड़ा जब इट कम्स टू रिसर्च, जब डॉक्टरेट आप करते हैं हलीमा, तो ये लग पता जाता है। मुझे लगता है जिस दिन उनको जब डिग्री मिलती है ना हलीमा, उन्हें कोई खुशी नहीं होती। बताओ क्यों? वो इतने थक चुके, क्योंकि वो इतने थक चुके होते हैं, वो कहते हैं जी आपको हम डॉक्टर डिक्लेयर करते हैं, कहते हैं हाँ, थैंक यू, क्योंकि अब हमारे अंदर रूह बाकी रह गई है, बाकी कुछ बाकी नहीं रहा, क्योंकि रिसर्च इज दैट डिफिकल्ट। तो लेडीज जेंटलमैन, डॉक्टर शुमाइला जावेद स्कॉलर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। वालेकुम अस्सलाम। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू यू, बोथ ऑफ यू,
बिकॉज कि आपने मेरा इतना अच्छा इंट्रोडक्शन करवाया जो कि शायद मुझे भी नहीं पता था। डॉक्टर साहिबा यकीनन मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा, बता दें डॉक्टरेट में कितना वक्त लगता है और क्या क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं? आपका सुपरवाइजर भी कभी कभी आंखें फेर लेता है और कहता है कि जी कौन आप कौन, और फिर आपको सब कुछ खुद करना पड़ता है, ऐसा होता है कि नहीं होता? बेसिकली मेरी गुड लक रही है सर बासित, बिकॉज के उन्होंने अपने स्टूडेंट्स सुपरवाइजर थे या ओए हो फिर तो जिंदगी आसान है। तो जिंदगी आसान, स्टूडेंट्स का वाकई। साथ कभी नहीं छोड़ा, अपने स्टूडेंट्स का साथ कभी नहीं छोड़ते और उंगली पकड़ के उनको चलाते हैं। तो मेरा ख्याल में वो रास्ते की हर्डल्स हमारे लिए हर्डल से ज़्यादा एडवेंचर बन जाती हैं। अगर मेरे सुपरवाइजर होते तो अभी डॉक्टर साहब जो है ना वो ठीक ना होते, वो कहते कि जी मैं अब अपने आप को सरेंडर करता हूँ और मैं उसको नहीं कर सकता। मे बी के डॉक्टर साहब आपको ठीक कर लेते या ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। इसके ज्यादा चांस। सलीमा, सबसे मजेदार सवाल जो मेरे जहन में है सबसे पहला वही पूछूंगा। आज हम उठने वाला तो पूछेंगे नहीं, वो डॉक्टर साहिबा से मैं स्टार्ट करूंगा। डॉक्टर साहिबा, 25 दिसंबर जब बचपन हुआ करता था तो आप लोग क्या करते थे? ऑफ कोर्स हम छुट्टियों का इंतजार करते थे कि सर्दियों की छुट्टियां आने वाली है ना। ऑफ कोर्स दैट, बट मुझे याद है कि जब भी 25 दिसंबर का प्रोग्राम होता था तो हमेशा पार्टिसिपेशन में मैं शामिल होती थी। क्या और करती थी आप? एक गाना जो बचपन से अभी तक हमारे साथ शायद ग्रो किया है, आज भी बच्चे उसके ऊपर परफॉर्म करते हैं, लेकिन ए कायदे आज़म तेरा एहसान है। एहसान बिल्कुल रहेगा, हाँ। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि शायद उस टाइम पे हमें उन फीलिंग्स का या उन बातों का या वो जो अल्फाज हम दोहरा रहे थे उनका इतना डीपली हमें फीलिंग्स नहीं थी, लेकिन जब हमने हिस्ट्री को गो थ्रू किया, हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान पढ़ा, लश ग्रीन एरियाज़ ऑफ पाकिस्तान, नॉर्थ में माउंटेन की साइड से अल्लाह ताला ने हमें प्रोटेक्ट किया हुआ है, साउथ में देखें तो अरेबियन सी से अल्लाह ताला ने हमें प्रोटेक्ट किया हुआ है। सही बात है। हर तरह की हर फैसिलिटी अल्लाह ताला ने दे के पाकिस्तान को कुराए नायाब बनाया। बेशक, बेशक। तो जब अब हम उसको देखते हैं तो हमें लगता है जैसे जस्ट लाइक एज लेडीज़ एक होता है कि वो तैयार ड्रेस लेती हैं, एक होता है उनकी कॉन्शियसनेस। आई थिंक हलीमा कैन अंडरस्टैंड मी बेटर। एक उनकी कॉन्शियसनेस होती है कि वो एक ऑर्डर पे चीज़ तैयार करवाती है और उसमें हर वो चीज तैयार या कराती हैं amendments, जिसको वो amendments different, पसंद yeah. करती हैं। बिल्कुल। तो मुझे पाकिस्तान को देख के इसी तरह से लगता है, माउंटेन्स, रिवर्स, डेजर्ट्स, व्हाटएवर देयर पसंदीदा लिबास है। या तो अब हमें ज्यादा क्या फीलिंग्स खूबसूरत आती है example कि ए कायदे आज़म तेरा एहसान है। ऐसा बिल्कुल, डॉक्टर साहब। डेफिनेटली हलीमा, डॉक्टर साहब से आने से पहले एक काम कर लेते हैं। जी जी जी, अगर आप मुझे कभी बात मुकम्मल नहीं, करने मैं ना चाह रहा दिया। हूँ आपकी क्यों निकल जाएगी ना बात। ऊपर टूटा खुदा मैं चाह रहा खुदा हूँ कि आप करके। वो कायदे आज़म तेरा एहसान रहेगा आपने बचपन में गाया, एक लाइन अगर आप हमें सुना दें। यार ये जो बड़े सिंगर होते हैं ना, ये हमेशा गले का भाला कर लेते हैं। नथिंग कम्स फॉर फ्री। हाँ, हाँ, ये विचार रही है ना। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसा डॉक्टर साहिबा ने भी कहा कि हम पाकिस्तान को जब देखते हैं तो इसकी खूबसूरती को देख के वाकई लगता है जैसे ऑर्डर पे हमने ये मुल्क जो है बनवा के हासिल किया। हर चीज़ उसमें इतनी ज़्यादा बेहतरीन मौजूद है, लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि ये लीडर अगर ना होता तो ये मुल्क भी हमें ना मिलता। जिस तरह हम हमेशा जब हिस्ट्री के हवाले से पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं कि जी लॉर्ड माउंटबेटन ने बाद में कहा कि अगर मुझे पता होता कि जिन्ना बीमार है तो मैं 1 साल इस अलहदगी को रोक लेता और उसके बाद पाकिस्तान कभी ना बनता, कभी मार्ज़े वजूद में ना आता। ऐसी क्या चीज़ थी, ऐसी क्या बात थी कि उनका इतना खौफ था कि मुल्क बनने के बाद भी लोग कह रहे हैं कि यार ये बंदा अगर मुझे पता लग जाता कि ये बीमार था तो मैं इसको थोड़ा सा रोक लेता और फिर ये पाकिस्तान कभी ना बनता। क्या अलग था उनमें? आप हलीमा बात कर रही थी और मेरे रगो रेशे में एक अजीब सा वो एहसास होता है जब कायद आज़म को आदमी सोचता है, वो फ्रेल बॉडी में वो इतना पावरफुल इंसान, वो इतना बाउसूल इंसान, वो इतनी कमिटमेंट वाला इंसान, और वो ऐसा इंसान कि जिसको दुश्मन भी उसको अप्रिशिएट करें। और फिर ये कि दुनिया में आप देखिए कि किसी भी दूसरी कौम का आप नाम लें, वो पता नहीं सदियों से वही कौम है, इंग्लिस्तान का नाम ले लें, आप किसी और जगह का नाम ले लें, कायदे आज़म क्यों डिफरेंट हैं, कायदे आज़म क्यों अजीम तर हैं? इस वजह से कि मुझे वो स्टेनले वोल्पर्ट का वो उसने बिल्कुल अपनी जिना ऑफ पाकिस्तान के शुरू में जो बात लिखी है इतनी पसंद आई है मुझे। उन्होंने कहा कि दुनिया में ऐसे बहुत कम लोग होते हैं कि जो दुनिया के नक्शे को ऑल्टर करते हैं। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो किसी नई कौम की बुनियाद रखते हैं। तो ये सारे क्रेडिट्स, ये सारे फीदर्स जिना की कैप में मौजूद हैं कि न सिर्फ उन्होंने दुनिया का नक्शा ऑल्टर किया, 1947 14 अगस्त से पहले पाकिस्तान नाम का कोई मुल्क मौजूद नहीं था, न पाकिस्तान नाम की कोई कौम मौजूद थी। और फिर कायदे आज़म को जब मैं सोचता हूँ
तो वो मंजर तारीख झरोके से वो मुझे नजर आ रहा है कि वो चौमुखी लड़ाई है, हर तरफ से लड़ रहे हर हैं। तरफ से लड़ रहे हैं, हर अब आप महाज पे। देखें कि एक अंग्रेज जिससे उन्होंने स्नैच करना है, वो हिंदू मेजॉरिटी जो इस बात का उन्होंने इरादा कर रखा है कि पाकिस्तान नहीं बनना चाहिए, और फिर कुछ अपने भी तैयार नहीं थे। इन सब के बावजूद उन्होंने एक फैसला लिया और 7 साल का अरसा जो है, यानी 40 में जब करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई और 7 साल के अरसे में उन्होंने अनहोनी को होनी कर दिखाया। उन्होंने वो ऐसा खूबसूरत जो हमें मुल्क दिया, जैसे अभी आप लोग बात कर रहे थे, मुझे तो ऐसा नज़र आता है कि अल्लाह करीम ने सूरह रहमान में जो जो नेमतों का जिक्र किया है वो सब अल्लाह ने हमें इस बेशक, पाक बेशक। वतन में अता की हुई हैं। सदाकत। हाँ, लेकिन क्या हम शुक्रगुजारी का रवैया रख रहे हैं? ये भी साथ साथ, और ये लीडरशिप जो कायद आज़म की शक्ल में मौजूद है, आप उनका विजन देख लें, आप उनको देखें कि उन्होंने पाकिस्तान का मुतालबा करने से पहले ये स्टेटस हासिल किया कि उन्हें सोल स्पोक्समैन ऑफ द मुस्लिम्स ऑफ इंडिया का टाइटल मिला। फिर ये सफ़र उन्होंने तय किया है ग्रेजुअल। और फिर एक और ख़ूबसूरत बात जो मैं शुरू में ही कर देना चाहता हूँ वो क्या है, हमारे यहाँ आज तो ये समझा जाता है कि कोई पॉलिटिकल वर्कर, कोई पॉलिटिकल लीडर जो है वो बग़ैर जेल के नहीं बनता, लेकिन कायद आज़म ने तो ये मिसाल बनाई कि इतना बड़ा लीडर, इतना बड़ा स्टेट्समैन, इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट कि उन्होंने आईनी जिद्दोजहद की, और आईनी जिद्दोजहद के साथ एक दिन भी कभी बिहाइंड द बार नहीं गए, और अभी भी इतने साल गुजर जाने के बाद ताबां रोशन, एक टावरिंग पर्सनालिटी के तौर पर, एक फानूस की तौर पर आज भी ये जगह जिसमें मैं और आप बैठे हैं, इस प्यारे मुल्क का इतना खूबसूरत कैपिटल और उसमें इतना खूबसूरत स्टूडियो, ये सारी रोशनियाँ ये मरहून मिन्नत हैं कायद आज़म की। बेशक 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 बेशक। डॉक्टर शुमाइला, हलीमा ने इतना खूबसूरत सवाल पूछा, स्टार्ट इतना प्यारा लिया, तो इसी सवाल के साथ मैं अटैच करूँगा। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इतना कैसे विजनरी सोच लिया? लोग उस वक्त कहा करते थे कि जब इन्होंने कहा कि जो अपने लोग थे वो भी नहीं मान रहे थे, इस वजह से कोई लोग कहते थे ये सस्टेन नहीं कर पाएगा, ना हमारे पास कुछ है। जब बंटवारा हुआ, सब कुछ पड़ोसी मुल्क के पास चला गया, सब कुछ वहाँ चला गया, हमें बहुत कम मिला, ना इंसाफ़ी हुई, सबको लगा ये सस्टेन नहीं कर पाएगा, नहीं चल पाएगा। लेकिन आज देख लें, 75 साल से ज़्यादा हो गया। जिन्ना की बॉडी का फ्रेमवर्क देखा तो आप ये बात कर रहे हैं। नाउ लुक एट हिज पर्सनैलिटी and look at the way he deal the people, because Jinnah is a constitutional man. हर एक बंदे से अल्लाह ताला उस चीज़ का हिसाब मांगेंगे जो भी उसके पास कैपेबिलिटी है। जस्ट लाइक एज वी आर राइटर्स और वी आर इंगेज विद द टीचिंग प्रोफेशन, सो हम उस हिसाब में अल्लाह ताला को जवाब दें। अब जो लोग ताकत रखते हैं वो अपनी ताकत के हिसाब से जवाब दें। नाउ लुक एट द पर्सनैलिटी ऑफ कायद आज़म। तो कायद आज़म को देख के नहीं लगता था कि इतनी एक नाजुक सी पर्सनैलिटी, आई नो डैट वो फिज़िकली इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे, लेकिन जब वो बोलते थे तो वो लॉर्ड माउंट बैटन को 5 मिनट लेट आने पे गुड बाय भी कह देते थे। ही इज़ ऑलवेज बिफोर टाइम। उन्होंने हर एक चीज़ को कैलकुलेट किया हुआ था लाइफ में। जस्ट लाइक एज हमारे यहाँ एक बात कही जाती है कि दुश्मन को जानने के लिए दुश्मन की ज़ुबान को पहले जानो, दुश्मन को जानने के लिए उसकी ज़ुबान को पहले जानो। जिन्ना को देखिए, उनका ब्रॉटअप देखिए और उनकी ग्रूमिंग देखिए, उनकी एजुकेशन देखिए, और वह कहाँ से वेल डिफाइंड होके, वेल सर्टिफाइड होके कहाँ से वो वापस आ रहे हैं। वो वहाँ से वापस होके बैक टू पवेलियन आ रहे हैं, सब कॉन्टिनेंट में आ रहे हैं, और यहाँ पे बैठ के वो गेम खेलते हैं कि वो नेहरू और गांधी भी उनका मुकाबला नहीं बिल्कुल कर पाते। बिल्कुल। और मिसेस नेहरू क्या कहती हैं, दैट देयर इज़ नो मैन इन द सब कॉन्टिनेंट लाइक मोहम्मद जिन्ना। तो असल प्रेज, असल तारीफ तो वो होती है आपकी कि आपका दुश्मन भी आपको दाद दे। उसके बाद जिन्ना ने उनको उनके ही हरबों से टैकल किया। जिन्ना मैदान में अखाड़े में उतर के एक पहलवान की तरह की जंग नहीं थी, उनकी कलम की जंग थी, उनकी तालीम की जंग थी, उनकी कॉन्स्टिट्यूशन की जंग थी। फर्स्ट गोल में इस कॉन्फ्रेंस में आप देखें, सेकंड में देखें, थर्ड में देखें, कहीं पे भी वो जिच नहीं कर सके जिन्ना। और ये सॉरी टू से आपकी एक करेक्शन कि वो आपने कहा था कि 1 साल तक मैं इसको ले ना, दिस वाज नॉट अकॉर्डिंग फॉर 1 ईयर, इट वाज जस्ट फॉर 1 मंथ। कि अगर जिन्ना की सेहत का मुझे पता होता कि वो इस कदर बीमार हैं तो मैं सिर्फ 1 महीना और खींच के ले जाता, तो ये कभी भी मुसलमान पाकिस्तान को हासिल
ना कर सकते। ना कर सकते। पर लुबे लुबाब वो जो कहने का मकसद वो यही था कि इसको डिले, मतलब ये पर्सनैलिटी वो थी कि वो कह रहे थे कि मैं डिले कर देता तो शायद ये करता, मतलब लुबे लुबाब वाज दिस। पर आपने एक बड़ी इसमें एक बात कही जिसमें डॉक्टर शुमाइला, मैं डॉक्टर साहब के साथ आऊँगा। डॉक्टर साहब, हलीमा ने वो जो स्टार्ट में वो बात की ना वो डिले की, उससे लग रहा है कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से हम बहुत कुछ सीख सकते थे। एक बात अगर आपको याद हो, ये वाक़या एक्चुअल में सही है कि लॉर्ड माउंटबेटन तकरीबन 7.5 मिनट लेट थे और मोहम्मद अली जिन्ना उनसे मुलाकात नहीं की और उन्होंने कहा क्योंकि मैंने कमिटमेंट ये की थी तो मैं चलता हूँ। एक वही वाली बात कि दुश्मन जो खड़ा है, जिसके पास रूल है, रूल ऑफ अथॉरिटी है उस टाइम पे, वो नहीं मिले। आज अगर हम रोल मॉडल ढूंढते हैं, मेंटोर्स ढूंढते हैं, हमारे पास ये वो चीज़ें जो सब कॉन्टिनेंट के दूसरे ममालिक ने सीख ली हैं। वो लोग टाइम के पाबंद हैं, उन्होंने सुबह उठना उन्हें पता है किस टाइम पर है, रात को सोना किस टाइम पर है, खाना किस टाइम पर है, ये सारी चीज़ें वो सीख ली हैं। हमने क्या सीखा? जो उनके कल्चर में ऐसी चीज़ें थी जो हमें भी समझ नहीं आई, हमने मिक्स किया और आज हम कहीं के भी नहीं। कहते हैं ना, कवा चला हंस की चाल, अपनी चाल भी भूल गया। क्या ये बात दुरुस्त है डॉक्टर साहब? देखिए, हमारे पास रोल मॉडल्स की तो कमी नहीं है, और सबसे अहम बात कि पाकिस्तान को बनाने वाले उनकी शख्सियत का कोई पहलू देखें। आप देखें कि उनका लिबास देखें, कैसा तराशीदा, कैसा खूबसूरत, और अपने ड्रेस का इतना एहसास कायद-ए-आज़म को था कि जब वो अपने मरदुल मौत में आखिरी लम्हात में जब उन्हें ज़ियारत से कराची शिफ्ट किया जाने लगा और एम्बुलेंस में उन्होंने जाना था, बिल्कुल बिल्कुल, जब ले जाने लगे तो उनके अल्फाज हैं कि आई विल नॉट गो इन पायजामा, प्रॉपरली ड्रेस्ड अप हुए अपने आखिरी सफ़र पे भी। और फिर वो यानी कितनी नहीफ होंगे, कितनी, उस वक्त भी उन्हें एहसास था कि मुझे पब्लिक में कैसे जाना चाहिए। तो आज हमें ये भी तो सीखने की ज़रूरत है। दूसरी बात ये कि वो जब बच्चे खेल रहे हैं, कराची की जो सैंड्स है उस पर बच्चे खेल रहे होते थे, उस वक्त भी एक जो बड़ा आदमी होता है वो गॉड गिफ्टेड, उसके पास चीज़ें होती है, उस वक्त भी वो बच्चों कहते थे कि आप ये मार्बल से न खेलें, आपके कपड़े गंदे हो जाएंगे। और क्या उन्होंने फिर क्या पसंद किया आगे चलकर? क्रिकेट खेला करते थे और उसकी जो वाइट ड्रेस था वो उन्हें बहुत पसंद था। तो आप देखिए कैसे नफासत। फिर एक बात जो समझने की ज़रूरत है, और पाकिस्तान का सबसे बड़ा राज भी यही है, और पाकिस्तान की कामयाबी का राज भी इसी में है कि कायद-ए-आज़म की आउटलुक बहुत मॉडर्न, आप रूट्स के साथ बहुत ज़्यादा इंटैक्ट, और फिर निस्बतें जो अल्लाह ने उनको वालिदैन ऐसे दी कि जिन्होंने नाम रखा मोहम्मद अली, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से मोहम्मद और हज़रत अली करमल्लाहु वजह की निस्बत से अली। तो वो ब्लेसिंग्स जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया कि अपने बच्चों के अच्छे नाम रखो, तो फिर जिसको आइडियलाइज करके किया जाता है वो उसकी ब्लेसिंग भी साथ में शामिल हो जाती। फिर आप देखें कि आपने बॉम्बे के प्राइमरी स्कूल में जो हिंदू कल्चर से ज़्यादा करीब था वहाँ भी तालीम हासिल की, सिंध मदरसतुल इस्लाम में भी पढ़े, कॉन्वेंट का भी आपका टच मौजूद है, और क्या है आपको लोकल इंटरनेशनल उस वक्त जो रूलिंग एलीट की ज़बान और अपने अपने रूट्स, इस सब का एक आइडियल एमलगमेशन आपकी शख्सियत में नज़र आता है। फिर आप देखिए कि अल्लाह ने उनको कैसे कैसे ग्रूम किया, जैसे अभी शुमाइला कह रही थी कि वो कैसे शख्सियत उनकी बनी। फिर वो हम सबको मालूम है कि उन्हें बहुत कम सिनी की उम्र में वो तो बिज़नेस इंटर्नशिप के लिए गए थे इंग्लिस्तान, और वहाँ जाकर फिर उन्होंने चाहा कि वो लॉ की तालीम हासिल करें। पढ़ रहे हैं ब्रिटिश लॉ, पढ़ कहाँ से रहे हैं? लिंकन इन से। लेकिन लिंकन इन क्यों जाते हैं? जब उन्हें एहसास होता है कि बाकी लॉ स्कूल्स की निस्बत यहाँ पर लॉ गिवर्स में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को शामिल किया गया। ये सारी बात हमें बताती है कि आपको ज़माने के तकाज़ों के मुताबिक चलना है, लेकिन अपनी रूट्स के साथ इंटैक्ट रहना है। यही बात न सिर्फ लिंकन इन्स के मौके पर है, एक वो वक्त आता है, बहुत सा सफ़र तय हो जाता है, और बहुत सा सफ़र तय होने के बाद अब पाकिस्तान एक हकीकत की तरह हवैदा होने वाला है, सामने आने वाला है। तो उस वक्त अमेरिकन ब्रॉडकास्ट का एक जो जर्नलिस्ट है वो उनसे सवाल करता है कि मोहम्मद अली जिन्ना कायद-ए-आज़म, आपके मुल्क का आईन क्या होगा? तो वो शख्स जो लिंकन इन से पढ़ा हुआ है, जो उस वक्त हिंदुस्तान के अंदर और इवन इंग्लैंड के अंदर सबसे कम सिन, कम उम्र, 19 साल की उम्र में बैरिस्टर के तौर पर उभरता है, वो क्या जवाब दे रहे हैं? वो कह रहे हैं हमारा आईन, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वो तो 1350 साल पहले लिखा जा चुका है, और वो है कुरान मजीद।
तो ये हमें जो दोनों चीज़ें नज़र आती, इन दोनों को अगर हम कैरी करके चलेंगे तो पाकिस्तान ताबनाक हो सकता है और हम भी कामयाब कामरान रह सकते हैं। इंशाल्लाह ऐसे ही होगा। हम लोग यहाँ पे जी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे मजीद डिस्कशन होगी। आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहते हैं। जी वेलकम बैक टू द शो। हम लोग बाबा कौम कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से बात कर रहे हैं। बातें इतनी ज़्यादा बेहतरीन किस्म की हो रही हैं कि हमारा दिल भी नहीं करता ब्रेक लेने का, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मजबूरी हो जाती है। डॉक्टर साहब, मैं कुदरतुल्लाह शहाब साहब की किताब पढ़ी थी, शहाबनामा, जिसमें उन्होंने अपना एक डाला हुआ है ना, उन्होंने अपना एक इंसिडेंट डाला हुआ है जिसमें कायद आज़म से उनकी मुलाकात हुई और उन्होंने कहा कि मैं एक बहुत ही हसास किस्म का कागज़ उनके पास लेके गया जिसमें उनको मैंने ये बताना था कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ साजिश कैसे की जा रही है। बहुत मुश्किलों के बाद टाइम मिला और जब मैंने उनको वो कागज़ दिया तो कायद आज़म ने मुझे कहा कि अंग्रेज़ी में उन्होंने लिखा हुआ है कि कायद आज़म ने मुझे कहा कि तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था, तुम एक सिविल सर्वेंट हो और तुम्हें अपने मुल्क के कौम के साथ इतना ज़्यादा सच्चा रहना चाहिए कि तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था कि तुम एक गवर्नमेंट का कागज़ लेके मेरे पास आ गए हो। तो वो कहते कि मैं बड़ा परेशान हो गया कि मैंने तो इनके लिए इनके हक़ में बेहतर किया है। बात ये यहाँ पे बताने का मकसद सिर्फ ये है कि उनको पता था कि वो कागज़ उनके लिए कितना अहम है, वो कागज़ उनके लिए क्या क्या कर सकता है, वो उनको कितनी हकीकत बता सकता है कि मुसलमानों को किस तरह से तबाह करने के लिए साजिश की जा रही है। फिर भी वो उस लड़के को कह रहे हैं कि तुम्हें अपनी कौम और अपने मुल्क के साथ इतना ऑनेस्ट होना चाहिए कि तुम ये कागज़ किसी को पर्सनली ना दिखाओ। ये जो चीज़ें थी ये आहिस्ता आहिस्ता हम में से एज अ कौम मेरे ख्याल से ख़त्म हो गई हैं, इसलिए हम आज यहाँ पे मौजूद हैं। लेकिन जो हमारे लीडर्स थे उनसे हमने क्या सीखा? हमने तो कायद से ये भी नहीं सीखा कि जब वो एज ए गवर्नर जनरल जब अपनी सरकारी रिहाइशगाह में शिफ्ट हुए तो ज़ाहिर है उसके लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत थी, उनके दफ्तर और बाकी चीज़ों के लिए, तो वो हर चीज़ को बहुत हिसाब किताब रखा करते थे। मैं नाजरीन की दिलचस्पी के लिए अर्ज़ करूं कि एक चेयर उन्हें एक्स्ट्रा नज़र आई सामान में, तो ये चेयर किसकी है? कहा कि ये मादर मिलत फातिमा जिन्ना के लिए। उन्होंने कहा कि उनकी सरकारी खाते से तो चेयर नहीं आएगी, ये मेरे खाते से आएगी, पर्सनली मैं पे करूँगा। क्या बात, क्या फिर एक और बात कि वो जब भी लोगों ने अपनी घड़ियाँ उनमें वक्त को ठीक करना होता था तो कायद आज़म के शेड्यूल पर अभी बात हो रही थी इंट्रो में कि उनका वो अपने शेड्यूल को इस तरह फॉलो करते थे कि लोग अगर घड़ी किसी के आगे पीछे होती वो कहती थी कायद आज़म वक्त की पाबंदी। हाँ। जो इतनी बारीक बीनी से चीज़ों का तकाज़ा नहीं, उन्होंने जो सिविल सर्वेंट्स हैं वो सिविल हों या मिलिट्री सिविल सर्वेंट्स हों, उनके बारे में उनके जो इरशादात हैं जो हमने आवेज़ा तो किए होते लेकिन उन पर हम अमल नहीं करते, उसमें उन्होंने यही बात कही जिसका अभी आपने कुदरतुल्लाह शहाब का जो शहाबनामा है वो हम सबको पढ़ना चाहिए, बहुत दिलचस्प और बहुत सारी हकीकतों को वाज़े करता है। वो ये बात थी कि आपकी पोजीशन के एतबार से जो चीज़ें आपके इल्म में लाई जाती हैं वो सिर्फ आप तक हैं कि आपने उस पर क्या एक्शन लेना है, और सियासतदान तो आते और जाते रहेंगे, उनके साथ आपकी एक ऑफिशियल ताल्लुक़ होना चाहिए, बजाय इसके कि आप राज जो हैं वो अफशा कर दें या दूसरों को दें। और दूसरा उन्होंने कहा कि आप किसी के मुलाजिम नहीं हैं, आप स्टेट के मुलाजिम। तो ये वो असल में जो मैं कह रहा हूँ ना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिरासत मुमिनाना से डरो। वो क्या है? जो मोमिन होता है उसकी फिरासत ये होती है, वो उसकी फोरसाइट होती है, वो देख रहे थे कि ये इख्तियारात का इस्तेमाल कैसे होने वाला है। और यहाँ पर मैं जैसे आज का दिन भी है और बात भी हो रही थी, तो मैं समझता हूँ कि कायद आज़म की अगर दो तकारीर, उन दो तकारीर को आपस में मिलाकर हम समझ लेना तो शायद हमें कायद आज़म का विजन बहुत ज़्यादा दफातर को यानी फाइलों को खोलने के अलावा पता चल जाएगा। एक बात जो उन्होंने 1940 को कही, एक्सप्लेन किया कि मुसलमान किस तरह से मुख्तलिफ हैं, दो कौमी नज़रिए को एडवोकेट किया। और जब पाकिस्तान बन गया 11 अगस्त 1947 को जो उनकी कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली से तकरीर है,
वो ऐसे जैसे कोई मुस्तकबिल बीन देख रहा हो, वो पहले से बता रहा हो कि ये करोगे तो ऐसा हो जाएगा। जैसे किसी डॉक्टर के पास जाते हैं ना, वो किसी चीज़ से मना कर रहा हो तो कह रहे अगर आपने ये किया तो ऐसा हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ। वो उसी तरह से बता रहे हैं कि अब हम नई कौम बन गए हैं, नया मुल्क हमने हासिल कर लिया, अब यहाँ ना कोई बलोच है, ना कोई पश्तून है, ना कोई पंजाबी है, ना कोई सिंधी है। और इसी तरह फिर उन्होंने जो रिलीजियस आइडेंटिटीज़ हैं उसकी भी बात की और कहा अब हम सब पाकिस्तानी हैं। उन्हें पता था कि ये कितना ज़रूरी है। फिर उन्होंने एक और बात जो कहा कि नेपोटिज़म और फेवरेटिज़म, अकरबा परवरी नहीं होनी चाहिए, मेरिटोक्रेसी होनी चाहिए, ब्लैक मार्केटिंग के बारे में उस दिन वो ये बात कर रहे हैं। और फिर वो तकरीर मैं कैसे भूल सकता हूँ जो तारीख़ के तालिब इल्म की हैसियत से नाजरीन की नज़र करना चाहता हूँ। जब ट्रांसफ़र ऑफ पावर हो रहा है उस मौके पर कितना क्लियर विजन है, कितनी क्लियर अंडरस्टैंडिंग है कायदे आज़म की कि माउंट बैटन पहले तकरीर कर रहे हैं, ज़ाहिर उन्होंने ट्रांसफ़र ऑफ पावर करनी है, बिल्कुल बिल्कुल, और वो उसमें गोया भाषण देने की कोशिश करते हैं कायदे आज़म को, वो सबक सिखाने की और बताने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं मैं तवक्को रखता हूँ कि आप लोग अकबर दी ग्रेट की तरह बहुत टॉलरेंस का मुजाहरा करेंगे। जी। मेरे जैसा, आप जैसा, आज के तरह के लोगों का यार इतना बड़ा मुल्क बन रहा है, कोई नहीं, कोई थोड़ी सी बात सुन लो, क्या ही दिए तो कोई लेकिन वो चूँकि कायदे आज़म थे और वो समझते थे कि उनका रिस्पॉन्ड करना कितना ज़रूरी है, उन्होंने फ़ौरन तस्हीह की और फ़ौरन ये बात कही। उन्होंने कहा कि हमने बर्दाश्त का, हमने टॉलरेंस का, हमने एक दूसरे के एहतराम का सबक 1350 साल पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें दे चुके हैं। से सीख लिया था हमने अकबर दी ग्रेट से नहीं सीखा, अकबर दी ग्रेट ने उनसे सीखा। हाँ देखें, हालांकि बज़ाहिर तो वो भी मुसलमान ही था, लेकिन उन्होंने असल रूट की तरफ उस दिन भी, यानी पहले दिन पाकिस्तान बनने के दिन से बता दिया कि हमारा आइडियल वही होना चाहिए जो कायदे आज़म का जिसको लीडर कहते हैं। डॉक्टर बाद साहब, डॉक्टर शुमाइला की तरफ अगर मैं आऊँ, डॉक्टर शुमाइला हम थोड़ी सी अब बात कर ले, क्रिसमस भी है और हम माइनॉरिटीज़ की बात करें। आप क्योंकि स्कॉलर हैं, आपका रिसर्च में बड़ा इन डेप्थ जो है वो नॉलेज है आपका, मेरी तस्दीक भी कर दीजिए अगर मैं कहीं गलत भी हूँ। नेहरू, गांधी, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, इन सब की माइनॉरिटीज़ के हवाले से एक बड़ा स्टांस था और उन्होंने कहा था, मैं क्योंकि अक्सर आप पड़ोसी मुल्क का चैनल देखते तो धज्जियाँ उड़ा देते दूसरे मुल्क की, लेकिन ये बात क्योंकि हमने हिस्ट्री में पढ़ी है, वो माइनॉरिटीज़ को उन्होंने कहा था कि रिस्पेक्ट मिलेगी। आज हमने तो कायदे आज़म मोहम्मद जिन्ना की कम से कम ये बात है कि माइनॉरिटीज़ को वो रिस्पेक्ट भी देते हैं, वही ऑफ कोर्स सब कुछ अपनापन देते हैं, लेकिन पड़ोसी मुल्क भूल गया जो उनके लीडर्स ने उनको कहा था। ये इसकी क्या वजह, आपको क्या वजह लगती है कि वहाँ पर तो जो अक़लियती बरादरी क्या बल्कि मुसलमान बहुत बड़ी कसीर तादाद में मौजूद है भारत में, लेकिन आज भी उनको उनके राइट्स नहीं मिलते। वहाँ पे क्रिश्चियन हैं, सिख हैं, उनको उनके राइट्स नहीं मिलते। ये क्या वजह है कि सब कॉन्टिनेंट पे दो ममालिक जो आपस में साथ थे और आज अलग हो गए, चीज़ें बहुत मुख्तलिफ हैं। बेसिकली एज अ हिस्ट्री स्कॉलर मैं थोड़ा पीछे जाने की कोशिश करूँगी इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए। जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु यरूशलेम में दाखिल होते हैं तो उनके हाथ में ऊँट की रस्सी पकड़ी हुई है और ग़ुलाम ऊँट के ऊपर बैठा हुआ है जी। और यरूशलेम के रहने वाले लोग सरेंडर कर देते हैं क्योंकि वो कहते हैं कि ये वही शख्स है जिसका हमारी किताबों में जिक्र हो चुका है। उससे पहले क्या यहूदी ज्यूज़ वहाँ पे रहते थे? क्रिश्चियंस ज्यूज़ को एक्सेप्ट नहीं करते थे। हज़रत उमर फ़ारूक ने अलाउ किया कि ज्यूज़ यहाँ पे आ सकते हैं, रेजिडेंस नहीं रख सकते अपनी, लेकिन यहाँ पे वो आना जाना अपना रख सकते हैं। इस्लाम तो एक ऐसा आफाकी मज़हब है जिसने इंसानियत का पैगाम दिया। मज़हब तो दूसरे नंबर पे आता है, रहमतल लिल आलमीन बन के आए थे, मोहसिन इंसानियत बन के आए थे। बिल्कुल। तो इंसानियत पहले है, उसके बाद मज़हब है। हज़रत उमर फ़ारूक को देखें, उसके बाद हज़रत उस्मान गनी को देखें, हज़रत अली को देखें। क्या ये चारों खलीफा ऐसे थे कि जिन्होंने आगे अपनी औलाद को, क्या इन्होंने डायनेस्टी सिस्टम चलाया था या कैलिफेट पे गए थे? ये किस चीज़ का सबूत है? एक आफाकी मज़हब के होने का सबूत है। उसके अलावा आप हिस्ट्री में अगर जाएं तो मोहम्मद बिन कासिम की इन्वेजन टूवर्ड द सिंध देख लें। यहाँ पे आके जितने भी मंदिर डैमेज हुए थे उन्होंने क्या किया? उनको रिकंस्ट्रक्ट किया था, रिकंस्ट्रक्ट करवाया। मूसा बिन नुसैर और उधर तारिक बिन ज़ियाद और स्पेन की तरफ चले जाएं, वहाँ पे क्या हुआ?
800 साल तक मुसलमानों ने एक ऐसी हुकूमत कायम की जहाँ पे क्रिश्चियंस भी थे, ज्यूज़ भी थे, मुस्लिम्स भी थे, आर्मीनियंस भी थे और बहुत सारे और मज़हब, और इतनी प्रॉस्पीरियस और इतनी हेल्दी इन्वायरमेंट में वो लोग रहे कि जब यूरोप पूरा डार्क एजेस में से गुजर रहा था, ओनली द स्पेन वाज फ्लरिश्ड। वो पूरी दुनिया में नॉलेज में, टेक्नोलॉजी में, साइंस में फ्लरिश सबसे आगे थे, बुकाए नूर बना हुआ था। इस हवाले से एक स्कॉलर क्या कहते हैं, ये तजस्सुस हमारे दिमाग में इसके सवालात के जवाब है। देखिए, नाबगा तो कॉमन नहीं होता, जो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी हैं वो तो होते हैं। ज़ाहिर है पाकिस्तान बनाने वाले की तरह का तो कोई नहीं हो सकता, लेकिन उन फुट स्टेप्स को फॉलो किया जा सकता है। असल बात ये कि जो अभी शुमाइला बात कर रही थी, आपने बात की, हलीमा बात कर रही हैं, असल बात ये कि हम इस मुल्क में इंस्टीट्यूशंस डेवलप नहीं कर पाए। ये एक बहुत यानी फिलोसॉफिकल बहस है कि इंस्टीट्यूशंस अच्छा इंसान पैदा करते हैं या अच्छा इंसान इंस्टीट्यूशन पैदा करते हैं। मैं समझता हूँ दोनों का एक दूसरे के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक है। हमारे यहाँ हम असल में मिजाजन जो है ना वो बहुत अथॉरिटेटिव हैं। एक कॉमन मैन भी बहुत अथॉरिटेटिव है। वो क्या कहते हैं, हम चुमा दीगर नीस्त, मैं हूँ तो और तो कोई है ही नहीं, मैं ही बॉस हूँ बस। ये चूंकि अब वो हज़रत अली करमल्लाह वजह से मंसूब किया जाता है ये कॉल कि जब कोई इंसान किसी ओहदे पर आता है तो लोग कहते हैं इसका तो मिजाज बदल गया। वो मिजाज बदलते नहीं, उसकी अंदर की बातें ज़रा वाज़े होकर ज़्यादा सामने आना शुरू हो जाती हैं। वो क्या वजह है कि हम सब अपने अंदर एक छोटा छोटा सा आमिर, एक छोटा छोटा सा डिक्टेटर रखते हैं। वो जब जिसको जितने दिन इख्तियार मिलते हैं वो सामने आना शुरू हो जाता है। जब तक हम एक दूसरे के साथ एकोमोडेटिव नहीं होंगे, हम कायदे आज़म को याद कर रहे हैं, उन्होंने तो माइनॉरिटीज़ का भी इतना ख्याल रखा कि पहली तकरीर में क्या कहा, झंडे का जिक्र आया, उसमें सफ़ेद रंग का चांद और तारा में कितना अजीज़ है। बिल्कुल बिल्कुल। वो जब लहरा होता है उसमें हम तलाश कर रहे होते हैं कि चांद और तारा कहाँ है। कितना सिम्बोलाइज किया उसको। फिर ये सिर्फ किया नहीं, करके दिखाया। पहली कैबिनेट जो कायदे आज़म ने बनाई, उसमें जो अभी वो मुल्क जिसका भी आइन भी नहीं बना, उसमें वजीर कानून किसको बनाया? कि हिंदू को, जुगंदर नाथ मंडल को। ये उन्होंने करके दिखाया। और फिर उसको अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में बहुत सारी चीज़ों की कमी भी होगी, लेकिन बहुत सारी चीज़ों को अभी हुमायूं भी कह रहे थे हमने कैरी भी किया। अब आप देख लें कि इस मुल्क का अदालत जो सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट, उसके चीफ जस्टिस रहे। बिल्कुल रहे। इसी तरह से आप देख लें कि फिर हमारी ही जुडिशरी में जस्टिस कार्नेलियस का कितना बड़ा मकाम है। फोर्सेस में देख लें, हमारे पार्लियामेंट के अंदर देख लें, लोग मौजूद हैं और उन्हें बहुत कंफर्टेबली गुजार रहे हैं। अभी पिछली गुफ्तगू के दौरान हुमायूं ने कहा था कि क्यों वहाँ ऐसा नहीं और हमारे यहाँ ऐसे कैसे। वो तो शुमारा ने बहुत अच्छा कहा कि हमारी ट्रेडिशंस है, लेकिन उनके यहाँ यह है कि वो हमेशा कांग्रेस ने, हिंदू लीडरशिप ने, आज भी वो दुनिया को धोखा दे रहे हैं। हमेशा से उन्होंने धोखा दिया था। और उसी एक मैं तारीख के तालिब इल्म केसेस से मिसाल लेकर आऊँ कि कांग्रेस ने हमेशा से कहा कि ये तो हिंदू जमात तो नहीं है, ये तो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, ये तो सबकी है। और बहुत सारे मुसलमानों ने शुरू में उस पर बिलीव भी किया। मैं बात कर रहा हूँ 1905 की। 1905 में बंगाल एक बहुत बड़ी स्टेट थी, उसको अंग्रेज़ों ने अपनी सहूलत के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव सहूलत के लिए उसको तकसीम किया, डिवाइड किया हुआ था ताकि आसानी से। उसमें जब तकसीम हुई तो इत्तेफाक से एक बंगाल के हिस्से में मुसलमानों की अक्सरियत हो गई और 2 सूबे बने, तो वो मुसलमानों का बिजनेस फ्लरिश, जॉब्स क्रिएट हुई। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का असल चेहरा सामने आना शुरू। और उन्होंने उसी वक्त एजिटेटिव सियासत शुरू कर दी। हम इस तकसीम को नहीं मानते, हम ये नहीं करते, हम फुला नहीं करते। रेल की पटरियाँ जो है ना वो खेड़नी शुरू कर दी। और फिर आखिर जाके उन्हें इत्मीनान तब हुआ जब 1911 में उसकी एनलमेंट हो गई, तनसीख हो गई। अब देखें, जो समझने वाले लोग थे उसी वक्त समझ गए कि ये एक झूठा दावा था। उन्हें तो बर्दाश्त नहीं हो रही दूसरे की तरक्की, नहीं हो रही। फिर आगे जाकर जो उसका जो क्लाइमेक्स हमें नजर आता है, जिससे ने पाकिस्तान की मंजिल को हमसे बहुत करीब कर दिया, वो 1935 के एक्ट के तहत 1937 के इलेक्शंस और उसकी वजारतें बनी। मेजॉरिटी सूबों में कांग्रेस की वजारत बनी, 11 में से 7 सूबे उनके पास आ गए। और वहाँ असल चेहरा जूं ही, मैंने अभी थोड़ी देर पहले तरीके कॉल से बात को शुरू किया था, जूं ही कांग्रेस को मिला अभी अंग्रेज़ मौजूद है, अभी तक आप पूरी तरह आपको इख्तियार नहीं मिला, उन्होंने अपना असल करीह चेहरा, अपना जो सारा अंदर की फिल थी वो बाहर लेकर आ गए। कैसे कि उन्होंने अपनी स्टेट्स में
तिरंगा झंडा यानी अपनी पार्टी का झंडा लहराना शुरू कर दिया। हर सरकारी स्कूल में जो जहाँ जहाँ उनकी हुकूमत थी, ये मस्ट कर दिया गया कि जो बच्चा भी स्कूल में आएगा सरकारी स्कूल में, वो गांधी के बुत को प्रणाम करेगा। अच्छा, ये सारी बातें फिर उन्होंने जो असेंबली में पढ़ने के लिए जो लाइंस उन्हें दी, वो भी मुसलमानों के लिए एक्सेप्टेबल नहीं थी बिल्कुल। अच्छा, इसके साथ साथ उन्होंने जो हाल कर दिया मुसलमानों को, तो वो पता चल गया कि जो कह रहे हैं वो करते नहीं हैं, इनको ज़रा सा इख्तियार मिलता है तो वो अपनी असल के साथ सामने आ जाते। यही वजह है कि 47 से लेकर आज तक, और आज जो एक खूनख्वार और कस्साब वहाँ पर मौजूद है जिसका नाम मोदी है, उसने, आप देखें कि जब वो गुजरात का गवर्नर था क्या किया उसने, अब आप देख लें कि कश्मीर में उसने क्या हाल कर रखा है, और दुनिया में वो बड़ा मासूम बन के घूम भी रहा है। लिहाजा एक बात हमें कायद-ए-आज़म की ज़िंदगी से सीखनी है, और वो ये है कि आप बेबाकाना अंदाज में जो कुछ हो रहा होता है उसको बयान करें। सच की अपनी कुव्वत होती है, उसको बयान करना चाहिए। पाकिस्तान अपना जो वाइज मबनी बर इंसाफ केस है उसे प्लीड नहीं कर पा रहा, और अपने झूठे केस को प्लीड किए जा रहे हैं, और बहुत अच्छी तरह से लोगों को दिखा रहे हैं। डॉक्टर साहिबा, जिस तरह डॉक्टर साहब ने बहुत सारी चीज़ों को बहुत एक्सप्लेन करके बताया कि हमारा जो डिवीज़न है वो क्यों ज़रूरी है, लेकिन इन्होंने कहा कि बहुत सारे लोग जो कांग्रेस ने शुरू में नकाब पहना हुआ था उसके निर्णय में भी आ गए थे, लोगों को पता नहीं लगा था कि ये झूठ बोल रहे हैं, जिनमें से आजकल बहुत लोग ये भी कहते हैं कि कायद-ए-आज़म भी आ गए थे उस निर्णय में, और पहले उन्होंने कांग्रेस का साथ दिया, बाद में उनको बीच में रह के ज़्यादा बेहतर तरीके से पता लगा कि ये जो कहते हैं वो ये नहीं सोचते और वो ये नहीं समझते। अब अगर हम उस दौर की थोड़ी सी बात करें जिसमें बहुत सारे जो मुसलमान हैं उनको नहीं समझ आ रहा कि हमने किस साइड पे जाना है, क्योंकि वो भी कांग्रेस बातें तो इसी तरह की करते हैं जो बड़ी चिकनी चुपड़ी होती हैं और बज़ाहिर बड़ी अच्छी लग रही होती हैं। बहुत सारे लोग जो वहाँ पर रह गए उनके बारे में बाद में ये बातें हुई, कायद-ए-आज़म ने भी ये बात कही कि जो लोग वहाँ पर रह गए हैं उनको इस बात का एहसास होगा कि उन्होंने एक गलत फैसला किया है, क्योंकि लोगों को समझ नहीं आ रहा था हमने जाना नहीं जाना। आज भी हमें कोई कहे कि पाकिस्तान से अपना सब कुछ यहीं छोड़ कर किसी दूसरे मुल्क जाके रहना शुरू कर दे, एक बात समझ में ही नहीं आती, हम कर ही नहीं सकेंगे। शायद वो लोग उस वक्त जो वहाँ पे रह गए वो उस वक्त ठीक अपने आप को समझते हो, आज समझते होंगे कि हमने गलती कर दी। क्या वो चीज़ है जिसकी वजह से जो लोग यहाँ पे बेचारे आए लुटे पुटे, कायद-ए-आज़म के जब हम देखते हैं उनके बयानात देखते हैं, आधे लोग ऐसे हैं जिनको समझ ही नहीं आ रहे हैं, अंग्रेज़ी बोल रहे हैं वो, और लोग खड़े सुन रहे हैं और रो रहे हैं उनकी तकरीर पे, जिनमें से आधे से ज़्यादा लोगों को समझ ही नहीं आ रहा होगा कि वो क्या कह रहे हैं, क्योंकि अंग्रेज़ी उस वक्त एक पॉपुलर ज़ुबान नहीं थी। क्या ऐसी चीज़ थी उनकी पर्सनैलिटी में, क्या सच था उनकी पर्सनैलिटी में जिस पे लोग अंधा एतबार करना शुरू हो गए थे कि ये बंदा जो मर्जी बोल रहा है, जिस मर्जी ज़बान में बोल रहा है, सच बोल रहा है? हम सॉरी, मैं ये इस सवाल का जवाब हम लेंगे, छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और फिर आपसे डिटेल इसके सवाल का जवाब लेते हैं। और मुझे पता है डॉक्टर शुमाइला जावेद इसका बड़ा बेहतरीन सा जवाब लेके आई थी। आप लोगों को 25 दिसंबर की मुबारकबाद, दोनों इवेंट की एक साथ साथ, तो बार बार कहेंगे तो आपको याद रहता रहेगा। वापस आते कहीं मत जाएगा, ले छोटा सा ब्रेक। जी, वेलकम बैक टू द शो। मैंने सवाल जो है वो ब्रेक पे जाने से पहले मुझे लगता है काफ़ी लंबा कर दिया था, मैं रिपीट नहीं करूँगी डॉक्टर साहब, बहुत लंबा सवाल था। आप जवाब की तरफ आ जाए। जी, इसका जवाब पहले तो ये है कि जब कांग्रेस मुसलमानों और हिंदुओं की नुमाइंदा जमात थी तो मुस्लिम लीग के बनने की नौबत क्यों पेश आई? इट मीन्स कि कांग्रेस मुसलमानों की रिप्रेजेंटेटिव जमात नहीं थी, फर्स्ट ऑफ ऑल लिबादा था, या वो क्या खूबसूरत कहा गया है कि हैं कवाकिब कुछ, नज़र आते हैं कुछ, देते हैं धोखा ये बाजीगर खुला। तो वो कहने को कुछ और था लेकिन परफॉर्मेंस कुछ और थी। जब 1906 में मुस्लिम लीग की फॉर्मेशन हुई, कायद-ए-आज़म वाज नॉट अ पार्ट ऑफ द मुस्लिम लीग एट दैट टाइम। आपको ये पता होगा कि कायद-ए-आज़म ने पहले जज किया, क्योंकि वो मेन स्ट्रीम में रहना पसंद करते थे, क्योंकि कायद-ए-आज़म में जो लीडरशिप गट्स थे वो उनको हमेशा लीड करने पे उकसाते थे। तो हम ये जानते हैं कि उन्होंने 1930 में मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया। आफ्टर असेसमेंट जब उन्होंने देखा,
और उसे ट्रायल में से गुजारा, इट मीन्स कि वो किसी भी डिसीजन को विदाउट एनी प्रायर यू कैन से चेक एंड बैलेंस वो नहीं लेते थे। पहले वो आंखें बंद करके कोई भी डिसीजन नहीं लेते, उसको मुकम्मल असेसमेंट के प्रोसेस से गुजार के उसके बाद डिसीजन मेकिंग पावर कायद-ए-आज़म की बहुत ज़बरदस्त थी। इवन डैट के वो एक ऐसे लॉयर थे कि जिनको हर कोई हायर भी नहीं कर सकता था। इसके बारे में आप जानती होंगी कि जो कायद-ए-आज़म केसेस लेते थे, ही वर हाईली पेड लॉयर एट दैट टाइम। उसके बाद ये तो बात हो गई मुस्लिम लीग की। उसके बाद आपने कहा कि जैसे कहा जाता है वैसे किया नहीं जाता। और कौन सी कायद-ए-आज़म की ऐसी बात थी कि जिसकी वजह से लोग कहते थे कि जो ये कह रहा है वो सच है, ठीक है। इट मीन्स कि कायद-ए-आज़म के बारे में वो बात मुकम्मल बिल्कुल ठीक बैठती है कि एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। बेशक। और डॉक्टर साहब इतने प्यारे सवालात हो रहे, तो मैंने कहा हम बड़े संजीदा गुफ्तगू कर रहे हैं, हम सीख भी बहुत कुछ रहे हैं। मैंने कहा हम आपसे पूछना भूल गए कि 25 दिसंबर को आप तो कायद-ए-आज़म डे पे कुछ ना कुछ ज़रूर करते होंगे, हो नहीं सकता, या क्रिसमस पे आप अपने दोस्तों को, जो आपके दूसरे क्रिश्चियन दोस्त होते होंगे, गिफ्ट वगैरह ज़रूर देते होंगे। डॉक्टर साहब अगर आज से 80 साल पीछे चले जोक सवाल, अगर 10 साल या 5 साल पीछे चले जाए अपने बचपन में, 5 साल 2 साल हो गए, बात ये ना कि जैसे मतलब 90 साल पीछे जाएंगे तो आपके बारे में बात वैसे 2-3 साल अगर पीछे चले जाएं तो मतलब आप क्या करते थे 25 दिसंबर को? जी 25 दिसंबर को जाहिर सी बात है कि एक तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि जो पाकिस्तान में रहने वाली ज़्यादा आबादी जो है मुसलमान हैं, और मुसलमानों का ये बहुत मैं समझता हूँ कि खूबसूरत बात है कि वो तमाम अम्बिया का बहुत एहतराम करते हैं। बल्कि हमें तो ये सबक दिया गया है कि उनके दरमियान फ़र्क न करो और किसी को किसी पर फ़ौक़ियत न दो। लिहाजा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो है हमारे लिए भी इसी तरह मोहतरम हैं। और फिर हम तो ये समझते हैं जैसे हज़रत ईसा ने ख़ुद फरमाया कि इंसानियत के बारे में कि हमारी भेड़ें, तो हमें तो उनके फॉलोअर्स का ख्याल रखना है। फिर कुरान ने उनके फॉलोअर्स को नसारा कहा है, और फिर हम देखते हैं कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत करके गए तो उन्हें भी अंसार कहा गया है। तो बहुत सारी चीज़ें जो इल्हामी मज़ाहिब हैं उसमें हैं। कुरान तो यहाँ तक कहता है कि तालऊ इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम, कि आ जाओ हम तुम में जो जो चीज़ें मुश्तरक हैं उनकी तरफ आ जाते हैं। फिर इस्लाम कैसा खूबसूरत मज़हब है कि वो अहले किताब के साथ हमें खाने पीने से की तरगीब देता है, इजाज़त देता है कि आप कर सकते हैं। तो ये सब कुछ तो हमने करना ही है, लेकिन सबसे अहम बात, सबसे बड़ा एहसान जो कायद-ए-आज़म का है वो कहते हैं ना कि कुछ इंसान की तबीयत में कुछ शुरू से ही होता है। तो मैंने क्या करना होता था और क्या करता था, मैंने कहा आपने टीचर्स वाली वो हरकत की है, टीचर से कोई सवाल पूछते थे कोई पर्सनल, तो वो इधर से बातें घुमा के कभी जवाब नहीं। मैंने कहा आपने वही किया, मैं आ गया उसी तरफ उधर आ गया। आप छोड़ते हैं भला डॉक्टर? मैं तो ना छोड़ता, पूछता। अच्छा, मैं कहना ये चाह रहा था कि मुझे जिस माहौल में मैं पला बड़ा, तो प्री स्कूल एज से ही मैं क्या करता था कि घर के अंदर ही जो पेरेंट्स और बड़े बहन भाई थे वो एक टेबल को ऐसे मैं सीधा करके इसका रोस्ट्रम बना लेता था, और तकरीरें करने का मुझे बड़ा शौक था। तो फिर 25 दिसंबर बचपन से ही आप ये काम कर रहे हैं, तभी ये प्रोडक्ट है। तो वो स्कूल एज से ही मैं रेडियो के प्रोग्राम उसमें आना जाना। तो मुझे तो बात करने का शौक़ है, और बात जब करने का शौक़ हो तो उसके लिए मुताला करना पड़ता है और देखना पड़ता है। तो इसी तरह के शौक़ हैं। तो 25 दिसंबर तो कायद-ए-आज़म और कायद-ए-आज़म मुझे बड़ा अच्छा लगता था। मुझे अचानक से आपने याद दिला दिया। आपको याद है जब भी 25 दिसंबर होता था तो हमारे यहाँ 24 दिसंबर को, ये कोई छुट्टी होती थी 25 दिसंबर या 24 दिसंबर को या 23 दिसंबर को, हम लोग अपनी कॉपियों पे लियाकत अली खान की पिक्चर्स और कायद-ए-आज़म की पिक्चर्स खरीद के लाते थे और हम लगाते, फिर मजमून लिखे कायद-ए-आज़म पे, और फिर हम मजमून के लिए फिर स्टडी करते थे कि क्या क्या लिखना है उसमें। तो फिर उससे बड़ी नॉलेज मिलती थी कि अच्छा, क्योंकि हिस्ट्री से हमारा ताल्लुक इतना छूटता जा रहा है बच्चों का, फिर हम पढ़ते थे कि अच्छा ये लिखना है, अच्छा ये लिखना है। अब वो नहीं होता हरीबा, बिल्कुल भी नहीं होता लिटरली। और ये मैं वैसे दोनों से सवाल पूछूंगी। डॉक्टर साहिबा आपसे शुरू करती हूँ, फिर डॉक्टर साहब की तरफ आएंगे। आजकल जो हम कायद-ए-आज़म के बारे में पढ़ाते हैं बच्चों को, वो एक रटी रटाई 4 से 5 मेरे ख्याल से लाइनें होती हैं, या अगर आप बहुत कर ले तो एक पैराग्राफ हो जाएगा, जिसमें जी वो यहाँ पैदा हुए, इब्तदाई तालीम उन्होंने ये बिल्कुल इब्तदाई तालीम उन्होंने यहाँ से हासिल की, ये किया, बैरिस्टर बने, और फिर उसके बाद जो है वो मुस्लिम लीग के वो लीडर बन गए, फिर पाकिस्तान बन गया। बस ये उनके बारे में टोटल इन्फॉर्मेशन है। उसके बाद हम पढ़ाना शुरू करते हैं जब 9th मैट्रिक में पहुंचते हैं कायद-ए-आज़म के 14 नुकात, जिनसे लोगों को नफरत हो जाती है।
14 नुकात सबको पता है, लेकिन वो 14 नुकात के अंदर क्या है किसी को नहीं पता। हाँ, क्योंकि किसी वो को नहीं पता। उस वक्त भी हम इतनी जान जोखों पे लेके उनको याद किया था ना 14 नुकात को, ना उनकी उर्दू समझ आ रही होती थी ना कुछ, क्योंकि अब हम लोग बायलैंग्वेज नहीं हो गए, हुआ ना। हमें समझ ही नहीं आती वो वाली उर्दू, और इतने मुश्किल, और हर दूसरा एक से मिलता हुआ, कोई ज्यादा फर्क नहीं है, लफ्जों का ही थोड़ा पहले वर्ड फर्क से है। याद करके रट्टा मार लिया। रट्टा मार लिया। अब हम उस तरह से अपने लीडर्स को क्यों नहीं पढ़ाते कि बच्चों को उनसे मोहब्बत हो और बच्चे कहें कि यार इन जैसा बनना है, इनको लुक अप टू करना है, कि हाँ भाई ये जो करते थे ना वो करना शुरू कर देना है। हम 4 लाइनें पढ़ा के बस कर देते हैं। बेसिकली जिस चीज़ का जिक्र होता है उसका इन्फ्लुएंस भी होता है। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। इसी को अगर रिलेट किया जाए एजुकेशनल सिस्टम की तरफ, तो क्या आप सेटिस्फाइड हैं कि जो इस वक्त हमारा एजुकेशनल सिस्टम है वो ठीक है? हम तो बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइड है, मेरे ख्याल से हमारे तो हर शो में यही बात होती है। इट मीन्स के जो एजुकेशनल सिस्टम ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू सब कॉन्टिनेंट के अंदर इंजेक्ट किया गया वो मुस्लिम्स का नहीं था। मुस्लिम्स के एजुकेशनल सिस्टम में स्कूलिंग का कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मस्जिद के अंदर 2 डिपार्टमेंट्स हैं, एक है मदरसा और एक है मकतब। अब मदरसा क्या है, जो प्राइमरी स्कूल है उसको मदरसे का नाम दिया गया है, और जो मकतब है उसको सेकेंडरी स्कूल का नाम दिया गया है। अब इसके लिए क्या क्राइटेरिया है? जो बच्चा मदरसे के अंदर यानी कि प्राइमरी स्कूल में पढ़ रहा है उसके लिए 6 लैंग्वेजेस, साइंस, एस्ट्रोनॉमी, और साइंस और एस्ट्रोनॉमी के साथ साथ मैथ्स, ये 3 कोर सब्जेक्ट थे। डॉक्टर साहिबा ज़रूरी नहीं है स्कूल में पढ़ाया जाए। मुझे तो अचानक से याद आया, मेरे शहर पे किसी ने थोड़ा मारा है। आपने तो रशियन और टर्किश भी सीखी हुई है, तो और मैंने ये टर्किश का और मैंने ये ऑटोमन एम्पायर्स का और ये मुस्लिम्स का मैंने सारा स्कूलिंग सिस्टम को मैंने पढ़ा हुआ है। और जब मैं ये खुद सीखना होता है ना, हम तो स्कूलों पे मदरसों पे होते हैं। अब देखिए आपके शौक था, आपने कैसे रशियन और टर्किश सीखी है। इनको अरबी और फारसी आती है, हमें अक्सर ऐसा शेर सुना देते हैं, और ये फारसी का ऐसा शेर कभी कभी हमें सुना दिया करते थे, हम लोग कहते थे हलीमा में वाह 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 वाह, हराम कुछ समझ आया। क्या बात है सर, तो मल्टी लिंग्विस्टिक है। लेकिन मैं ये इसको क्लोज करना चाहूँगी कि लैंग्वेजेस भी आ जाती हैं, और क्योंकि वो मस्जिद का माहौल होता है, वो एक रूहानी माहौल होता है। यहाँ पे एक और चीज़ आप देखेंगे कि जब लोग नमाज पढ़ने के लिए आ रहे हैं, बच्चे भी वहाँ पे हैं, तो उनका जनरेशन गैप भी ख़त्म होता जा रहा है, जनरेशन गैप भी अवॉइड हो रहा है। सब्जेक्ट्स के ऊपर भी आ जाए, सब्जेक्ट नॉलेज भी उनको मिल रहा है। लेकिन क्या है, जैसे ये चीज़ स्कूल्स पे ट्रांसफ़र हुई तो स्कूल के अंदर वैसी ग्रूमिंग बच्चों की नहीं हो रही जो कि मस्जिद और मदरसे के मकतब के माहौल में बच्चों को ग्रूमिंग मिली। डॉक्टर साहब ऑन लाइटर नोट पे डॉक्टर साहब से मैं सवाल पूछूंगा। लाइटर नोट पे आपसे कुछ भी नहीं हमें सुनाया, अगर आप रशियन में ये एक जुमला बोल दे और टर्किश में बोल दे, थोड़ा सा हमारा एक फ्लेवर मैं और हुमायूं बहुत अच्छा प्रोग्राम करते हैं। नहीं आप, मैं तो वैसे कहने लगा था आप तो मैंने बहुत प्यारे हो। मैंने सिर्फ हुमायूं मैंने ऐलान नहीं किया, मैं रशियन में यही कह रहा था कि बहुत अच्छे बहुत अच्छे। ये कह रहे थे ओचिन खराशो। अब ये कैसे क्या पता, अब हमें क्या पता, आप साथ साथ ट्रांसलेट भी तो स्पासिबा इज करें। आल्सो फ्रॉम रशियन। स्पासिबा। when सर टर्किश में कह रही हैं? नहीं मैं रशियन में कह रही अब टर्किश में कहें। जब सर कह रहे हैं ओचिन खराशो तो आप कहें स्पासिबा। आप हमारी तारीफ करें टर्किश में जरा। आपकी तारीफ टर्किश में ओह ओचिन खराशो। ओ तो मैं भी कर सकता हूँ, कर सर आपकी तारीफ ही तो कर रहे हैं। ओचिन मेमनून ऑल्दुम, मेमनून ऑल्दुम, सही बोल रहा हूँ? मरहबा सही बोल रहा हूँ? अल्लाह रोज़ियसो। मेमनून ऑल्दुम है ना? तशक्कुर। बस एक ही सीखा था ना लफ्ज़ उन्होंने। आप क्या मतलब शुरू ही हो गए एक ही लफ्ज़ से क्या है? अब आखिरी सवाल आपसे है। इतनी प्यारी बात अगर हुई है तो मैं कल परसों इस बारे में सोच रहा था कि एक जगह है डेरा इस्माइल खान में, ठीक है, डेरा इस्माइल कॉलेज है भाई साहब? नहीं, क्या कह रहे हो? अच्छा, डेरा इस्माइल खान जो, अच्छा थैंक यू, कुछ बोल रहा था। डेरा इस्माइल खान में एक जगह में गया और मुझे इतना अच्छा लगा हलीमा, उसमें लिखा हुआ था ये मस्जिद नहीं है। मस्जिद के बाहर लिखा हुआ ये मस्जिद नहीं है। मैंने पहली लाइन पढ़ी, मुझे बड़ा अजीब लगा। मैंने कहा है, मैं जब नीचे लाइन पे आया उसने कहा ये दरसगाह है। अब वहाँ पे वो वैसी मस्जिद है जहाँ पर कम्युनिटी आके बैठती है, हाँ। वो अपने मसले हल करते हैं, वहाँ पे तालीम मिलती है। क्या मस्जिद खाली इसलिए बनाई गई थी कि वहाँ पे सिर्फ नमाज अदा की जाए? अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से देखें, कायद आज़म के दौर तक अगर आप देखें, मस्जिद वाज ए कम्युनिटी सेंटर। जी इसी तरह, लेकिन मैं तस्वीर का वो रुख भी दिखाना चाहता हूँ कि आधा गिलास भरा हुआ भी है। यही ये जो हमारा कॉस्मोपॉलिटन सिटी है इस्लामाबाद, यहाँ पर E11 में एक मस्जिद है जिस पर बहुत खूबसूरत सा बोर्ड मुझे देख लिया आपने? ये मस्जिद सबके लिए नंबर 1। और दूसरी बात ये कि यहाँ F8 में एक मस्जिद है जिसको वाकई इन अ रियल सेंस जो है ना वो एक कम्युनिटी सेंटर बनाया गया है। बच्चों की शादियां वहाँ पर हो रही हैं, जिनके पास खाना और कपड़े बच्चों की शादी के लिए नहीं वो दे रहे हैं। और एक बात मैंने कल परसों देखी, मुझे बहुत अच्छी लगी। अगर आप थक गए हैं
तो मस्जिद में तशरीफ़ लाइए। बाकी मसाजिद में लिखा होता है सोना मना है, उन्होंने लिखा कि अगर आप थक गए हैं तो यहाँ पे तशरीफ़ लाइए। तो लोग इस तरफ आ रहे हैं और ग्रेजुअली इस बात का एहसास हो रहा है और होना यही चाहिए। लेकिन एक बात बड़ी सीखने की बात है और वो ये है कि हमें अपनी रूट्स के साथ मुंसलिक रहते हुए जदीद दौर के जो तकाजे हैं उनको पूरा करना चाहिए। यहाँ मैं सिर्फ एक बात करूँगा कि पाकिस्तान में ज़्यादातर लोग हनफी स्कूल ऑफ जुरिस्प्रूडेंस को फॉलो करते हैं। तो इमाम अबू हनीफा का ये कौल नहीं सुनता कि उन्होंने कहा कि मस्जिद में नमाज वो पढ़ा सकता है और जुम्मे का खुतबा दे सकता है जिसे करंट अफेयर्स पर उबूर हासिल हो। बिल्कुल आज मुझे यकीन मानो डॉक्टर शुमाइला को देख के, और अब्दुल बासित जाहिद साहब तो हमारे फिर कचीची है ना, हमारे तो लाडले हैं ना, वो तो लाडले हैं, पर डॉक्टर शुमाइला को देख के लगा आप में झलक नजर आई अब्दुल बासित मुजाहिद की। इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट हम आपको कुछ नहीं दे सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों को 25 दिसंबर बहुत बहुत मुबारक हो। अब हलीमा मेरे ख्याल में आप हमें किसी और से मिलवाएंगे। बिल्कुल जी, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और उसके बाद आपको काफी सारे लोगों से मिलवाएंगे, किसी एक से नहीं, काफी सारे लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। मैं आपको मिलवाऊंगी इंशाल्लाह, कहीं भी जाएगा हमारे साथ रहे। जी वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आगे रखो पीछे रखो, आगे रखो, जहाँ मर्जी रख ले, अच्छी लग रही है दोनों तरह से अच्छी जी। आप लोगों को अब यकीनन जितने भी हमारी क्रिश्चियन बरादरी है उन सबको जो है पाकिस्तान में नहीं बल्कि बाहर भी है उनको और टेलीविजन की जानिब से, पूरे नेटवर्क की जानिब से हैप्पी क्रिसमस। और आपने देखा है कि मैंने आप लोगों के लिए जो इतनी खूबसूरत सी टोपी पहनी है, आपने इस टोपी की शदीद तारीफ करनी है। सारे जो मैंने किसी से छीन के पहनी है, आपने सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भर देना है और फिर मैंने पहनी। #हुमायूं बेस्ट, हुमायूं इज द बेस्ट को लगाना है। ये #हुमायूं इज द बेस्ट। हुमायूं स्पीक्स मेरे इंस्टाग्राम में जी। तो आप बताओ कि आपने भी वैसे पहने, आपके साथ ज्यादा मैच करती है। हाँ, एक पहन लेती ना आप भी। मुझे दी नहीं आपने यार। मेरे कौन सा मुझे दी है, मैंने छीनी है। आपने छीन ली है, मेरे में अंदर ये सलाहियतें नहीं है। अच्छा मैं ब्रेक में पहन लूंगी। आपको इंट्रोड्यूस करना है हमने, अब इंट्रोड्यूस करना। सबसे पहले जनाब आपको मिलवाते हैं पास्टर नवीद जॉन जॉर्ज से। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? जी खुदा उनका बहुत फजल है, शुक्रगुजार। बिल्कुल ठीक ठाक टिप, बड़े प्यारे आप लग रहे हैं भाई, माशाल्लाह, यू लुक वेरी नाइस और आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। और मेरे ख्याल में इनकी बेगम को आप इंट्रोड्यूस कर दें। बिल्कुल जी, उनके साथ उनकी बेगम मौजूद है। दोनों को साथ में बुलाने का मकसद ये कि पूरे दिन की रूटीन पूछेंगे कि ये लोग अपनी ईद किस तरह से मनाते हैं और मीठा वगैरह खाते हैं। बेगम बनाती है नहीं बनाती? किरण है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम किरण, कैसी हैं आप? खुदा उनका शुक्र है, आप कैसी हैं? ठीक मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बहुत अच्छी लग रही हैं। थैंक यू सिस्टर। किरण, हमें बहुत अच्छा लग रहा था कि आपने एक सेकंड के लिए मोबाइल नीचे नहीं रखा, आपने वीडियोस मुसलसल बनाई हैं, जो दौरानिया जारी था उसमें सब वीडियोस बनाती रही हैं। अच्छा, क्रिसमस पे एक बड़े मजे की बात होती है। हम लोग जो क्योंकि मैंने पहले ही बताया, मैंने स्कूल से पढ़ा, वो कॉन्वेंट था, इट्स अ क्रिश्चियन स्कूल। तो हम लोग जब जाते थे ईद वाले दिन, आप लोग घर से ना आता था सवैया, आप लोग हमें भिजवाते थे, हमारी ईद और ये सवैया भिजवाते थे। और जब इनकी क्रिसमस होती तो हम लोग केक भिजवाते थे। क्या जहाँ पर आप रहते हैं पास्टर, आप बताइएगा, जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ पे इस तरह की एक्सचेंज होती है कि आपको क्रिसमस वाले दिन वहाँ से मुसलमान कम्युनिटी जो आपको केक भेज रही हो और उनकी ईद पे आप उनको सवैया भेज रहे हो, ऐसे करते हैं आप? जी सर, बिल्कुल होता है। जहाँ पर हमारा चर्च है वहीं पर तकरीबन 2 फैमिलियाँ वहीं पर ना मुस्लिम्स, तो जब उनकी ईद होती है तो हम ज़रूर उनके घर जो है वो मीठा भेजते हैं। अच्छा, तो जब हमारी ईद होती है तो वो हमारे लिए जो है वो केक का। मैंने आपसे पूछता है कि आप बेगम को क्या कहते हैं कि आज ईद है, जल्दी से सवैया बना दो, कहते हैं कि नहीं? लेकिन पहले आपकी दुआ से शुरुआत करते, क्योंकि आपने इन्होंने पास्टर नवीद जो है वो उन्होंने आते ही हमसे रिक्वेस्ट की थी कि वो हमारे लिए जो है वो दुआ करेंगे, तो उसी से स्टार्ट करते हैं हम। आए हम सभी अपनी आंखों को बंद करेंगे। ज़िंदा आसमानी बाप यस्सू के नाम से खुदावंद हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं इस खूबसूरत वक्त के लिए, और खुदावंद इस और लाइफ टीवी के लिए हम तेरी बरकत को चाहते हैं। खुदावंद ब्रदर हुमायूं के लिए, सिस्टर के लिए, खुदावंद तेरी हजूरी के अंदर बरकत को चाहते हैं। और खुदावंद इस सारी मैनेजमेंट के लिए, इस सारी टीम के लिए खुदा हम तेरी हजूरी के अंदर शुक्रगुजार हैं। और खुदावंद मिन्नत करते हैं, खुदावंद मुल्क पाकिस्तान के लिए भी बरकत को चाहते हैं, और इस खूबसूरत दिन के लिए भी हम तेरे शुक्रगुजार हैं जो तूने दिन हमारी ज़िंदगी के अंदर बख्शा है। और खुदावंद इस सारी टीम को बड़ी बरकत देना यीशु के नाम में,
थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। किरण, आप जो है वो पूरा दिन किस तरह से गुजारती हैं? जिस तरह हुमायूं ने कहा कि केक्स वगैरह आते हैं, हमारी ईद जो है वो थोड़ी इस तरह से डिफरेंट होती है कि हमें नहीं पता कि आप लोग क्या करते हैं। आप लोगों को तो यकीनी तौर पे हमारा पता होगा, तो थोड़ा बताएं कि सुबह उठती हैं, मीठा खाती हैं, बनाते हैं, फिर नाश्ता क्या करते हैं, पूरे दिन में क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं? स्टार्ट में सुबह से ही मॉर्निंग टाइम में उठती हूँ, फिर पहले सवैयाँ बनाते हैं। अच्छा, आप लोग भी सवैयाँ बनाते हैं, ठीक है। और सवैयों का ही नाश्ता होता है। क्रिसमस में सवैया बनती है सुबह जी। सुबह? ओए हाँ, होए हम होए। भी सवैयों का नाश्ता करते हैं। जी। ये पक्का हो गया। और ये है कि सबसे पहले हम खुद नहीं खाते, सब मोहल्ले में देते हैं, चाहे वो क्रिश्चियन हो या मुस्लिम, हर एक के घर में थोड़ा सवैयाँ थोड़ा जाती हैं। भिजवाते हैं हाँ, सवैयाँ, सब ठीक है। मीठे से स्टार्ट करते हैं। फिर उसके बाद पास्टर जी और सभी बच्चे हम रेडी होते हैं, चर्च में जाते हैं, उधर फिर हम केक काटते हैं कलीसिया के साथ मिलकर। वापिस आते हैं, खाना हमने पहले ही नाइट को रेडी कर लेते हैं। फिर अच्छा। जैसे ही मेहमान आते हैं, रिलेटिव आते हैं, हम हर एक को खाना दे के खिला के फिर ही भेजते हैं। क्या बात है पास्टर जी। अब हमें, क्योंकि हम ईद से ज़्यादा खुशी होती है जो सबसे ज़्यादा, उससे पहले मैं बताना चाहूँगा हमारे पास एक बहुत प्यारे से क्यूटू से खूबसूरत हसीन एक जैसे दुपट्टे वाले, कुछ बगैर दुपट्टे के भी लड़के भी हैं, उनके दुपट्टे नहीं हैं, और क्वायर बैठा हुआ है। हम इनसे प्रोग्राम के आखिर में सुनेंगे, मैं कहता हूँ सरप्राइज आपको देंगे, लेकिन पहले इनकी शक्लें दिखा दे। आप लोगों ने हमें एक साथ कहना है हाय। क्या हाल है? ठीक, चलो मैं जी। सोची थी किस वाले कैमरे से देखा रहे हैं, क्योंकि उसमें तो नहीं चल रही है। गुड यार, कौन सा बड़ा कैमरा? खूबसूरत आप लोगों ने हाँ। क्वायर, आप पता है सारे बड़े प्यारे लग रहे हो, पर क्योंकि आप लोग जो हो उससे आपसे अब क्वायर भी सुनेंगे, तो इसके इंशाल्लाह कुछ जरूर सुनेंगे जिस पे हुमायूं को हमें थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा। तो पहले तो सीट पैसे बेल्ट साहब से बनवा पूछ लें। लूं कि इससे पहले जब हलीमा ने ईद का सवाल पूछा, हमें अपनी ईद पे सबसे ज्यादा इंतजार होता है ईद का नहीं, चांद रात का। तो आप लोग की चांद रात पे वही होता है कि खवातीन तंग करती है, अजाब जिंदगी का डाल देती है, मेहंदी लगवाने ले जाओ, चूड़ियाँ दिलाने ले जाओ, चूड़ियाँ नहीं पहनी, क्योंकि पता नहीं ईद से पहले क्या कर रही होती है, वो चांद रात वाले दिन याद आती है। होता है ऐसे? इट्स अ तो बिल्कुल ट्रेडिशन। जैसे ही दिसंबर शुरू होता है ना, तो क्रिसमस सीज़न शुरू हो जाता है। ठीक तो है। ये हमारे लिए पूरा महीना ही जो है वो क्रिसमस की तैयारियां शुरू हो जाती हैं 1 दिसंबर से। अच्छा। तो फिर चांद रात जब आती है, हम उसे 24 की नाइट कहते हैं। तो हमारी मसीही कम्युनिटी जो है वो कहते हैं कि 24 की रात आ गई है, चांद अच्छा। रात को। ठीक है। तो उसमें खूब एंजॉय किया जाता है, और क्रिसमस की 25 दिसंबर की खूब तैयारियां होती हैं। मेहंदियां बेटियां हमारी लगवाने जाती हैं, और मेरी वाइफ भी ये तो चूड़ी। किरण तो खुद मेहंदी लगा लेती है ना किरण? जी। तो ये खुद अपने आप खुद को भी। तो नहीं ना लगाती, लगवाने जाती है। ये खुद ही होता है लगवा कि- सकती है अपने आप को, है कि नहीं? नहीं, कहते हैं कि जब हम किसी से लगवाएंगे वो ज़्यादा अच्छी होती है। ज्यादा अच्छी और होती है। पैसे खर्च करवाने का मजा ही कुछ और होता है किरण, कुछ क्यों और। अपने शौहर के जो पैसे खर्च कराए जाते अच्छा, हैं। चूड़ियाँ वगैरह पहनने जाते हैं या चूड़ियाँ पहले से खरीदी हुई होती हैं, वो उस दिन अगले दिन पहन लेते हैं? ये है ड्रेस के कि हिसाब ज़्यादा मज़ा जब अगर ज़्यादा इंजॉय करना हो तो फिर 24 की नाइट को ही जाते हैं। से 24 की नाइट को जाते हैं, मतलब क्योंकि- उसी तरह से सारी। जी, फिर सभी तो जो हमारी चांद रात होती है, तो हम 10 बजे से लेकर 12 बजे तक हम प्रे करते हैं। उसमें ये हम चांद रात वाले दिन की बात हो जी। अच्छा, ठीक है। रात को 10 बजे से लेकर 12 बजे तक हमारा चर्च में? चर्च में ठीक है। हम इबादत करते हैं। वहाँ पर गीत गाए जाते हैं, और यीशु मसीह की आमद के गीत गाए जाते हैं, जैसे अभी एक गीत आप पेश भी करेंगे हमारे और सामने। मुझे अभी तक याद है कि जब हम थे तो मैं चर्च में भी गया हुआ हूँ। मैं बहुत दफ़ा अपने जो क्रिसमस वाले दिन अपने साथी दोस्तों के साथ चर्च में भी गया हुआ हूँ। तो कभी आपके साथ जो आपकी मुस्लिम कम्युनिटी आपके साथ रहती है, वो चर्च में कभी विजिट करने गई है आपके साथ? जी ज़रूर आते हैं। जी पास्टर, आप ना मुझे ये पता लगा कि ये जो लास्ट 10 डेज़ होते हैं दिसंबर के, इसमें क्रिश्चियन कम्युनिटी रोज़े रखती है। और मेरी एक कलीग थी, उनसे मैंने पूछा भी कि आपने रोज़ा क्यों रखा हुआ, तो उन्होंने कहा गुड लक होती है ये, तो हम इस वजह से लास्ट 10 डेज़ में कभी कभी रोज़ा रख लेते हैं, बीच में किसी दिन भी। तो आप बताएं कि ये जो रोज़े होते हैं ये किस तरह से रखते हैं और इसकी क्या रीज़न होती है? इसकी रीज़न ये है कि अपनी गुड लक के लिए, या कोई भी आपकी ख्वाहिश है कि जो चीज़ हम इस साल में, इस ईयर में हम हासिल नहीं कर पाए, नेक्स्ट ईयर में हम ज़रूर उसको जो है वो हासिल करें। इंशाल्लाह। तो इन मकासद के लिए रोज़े रखे जाते हैं कि आने वाला साल हमारे लिए मुबारक साल हो, और आने वाले साल में जो हमारी विशेज़ पूरी नहीं हुई वो हमारी खुदावंद पूरी करे, इस मकसद के लिए। That's very nice. तो रोज़ा रखना 8 पहर का रोज़ा होता है। तो 24 आवर्स? यस, 24 घंटे का ना? यस 24 घंटे का।
तो आप क्या खा पी सकते हो उसमें? 24 घंटे में हम कुछ भी नहीं खा पी सकते। नहीं, मेरी कलील सी नॉलेज ये थी कि आग से बनी हुई कोई चीज़ नहीं खाते, ये बात दुरुस्त नहीं? कुछ भी नहीं खाते? ये बात दुरुस्त नहीं है। रोज़े का नाम ये है कि भूख प्यास को बर्दाश्त करना अपने खालिक के लिए। जी। ठीक है, तो अपने आप को कुर्बान करना ठीक है, तो कुर्बानी का नाम ही रोज़ा है। अच्छा, तो आप शाम को जब खाते हैं 6 बजे तकरीबन आप लोग खोलते हैं रोज़ा, तो वो उसके बाद फिर अगले दिन शाम को 6 बजे खाते हैं? जी बिल्कुल, एक ही दफ़ा? जी एक ही दफ़ा। और कितने टाइम ड्यूरेशन के लिए खा सकते हैं जो भी आपने खाना हो? ये तकरीबन मैक्सिमम 6 बजे से लेकर 9 बजे तक के दरमियान में हम जो कुछ भी हम खाना चाहें पीना चाहें, उसके बाद बस खत्म हुआ, फिर अगले दिन शाम को? अगले दिन शाम को। सही। किरण, आपसे पूछूंगा क्योंकि हम लोग हमारी जो मैं कंपैरिजन इसलिए करूँ कि फिर हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इस तरह होगी और आप भी समझ पाएंगी। जब ईद होती है तो हमारी एक दिन की ईद को हम तकरीबन 3 दिन ले जाते हैं और कोशिश करते हैं कि वो चौथे दिन भी निकल जाए ताकि सारी ईद चलती रहे, खत्म ना हो ईद। हाँ। तो आप 25 दिसंबर ही वाहिद दिन होता है जिस दिन आप ईद के कपड़े पहनते बनाते हैं, 26 को भी आप लोग थोड़ा सा शनाइयाँ मचाते हैं? हम 24 की नाइट को ही स्टार्ट कर लेते हैं। हमारी एक 10 बजे से 12 बजे तक नाइट तक प्रे होती है। ठीक है। उस पर फिर जब 12 बजते हैं पास्टर जी केक कटिंग करते हैं, फिर उसके बाद ईद की इबादत होती है, उसमें भी हम तैयार होते हैं। फिर अगला जो 26 का दिन होता है उसमें भी तैयार होते हैं, फिर हम अगर कहीं जाना हो तो फिर वहाँ जाते हैं। अच्छा, अब क्योंकि पास्टर की तो बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, आपकी बड़ी जिम्मेदारियाँ होती हैं, जिस तरह हमारे मस्जिद के इमाम होते हैं उनकी बड़ी जिम्मेदारियाँ होती हैं, आपकी बड़ी जिम्मेदारियाँ होती होंगी। ईद वाले दिन फैमिली को वक्त दे पाते हैं आप कि नहीं दे पाते, कि आपका पूरा दिन चर्च में गुजर जाता है, दुआएं मांगते गुजर जाता है? हमारा ईद वाला दिन जो है ना, ये फुल डे बिजी जाता है। अच्छा, ठीक है। इबादत के बाद बहुत सारी हमारी फैमिलीज कलीसिया की, तो वो हमें अपने घर इनवाइट करते हैं। अच्छा, ओके। दुआ के लिए। तो फिर उसके बाद जैसा सिस्टर सवाल कर रही थी कि आपने किया सवाल कि एक दिन ही ईद होती है। हाँ, ये तो आगे भी लेके जाते हैं। हाँ जी, 25 जैसा इन्होंने बताया कि 24 को ही हम शुरू करते हैं और ये 31 की नाइट जो है फिर हम 10 बजे से लेकर 12 बजे तक प्रे करते हैं और फिर जैसे ही 12 बजे से डेट चेंज होती है, नया साल आता है, फिर हम दोबारा से केक कटिंग के साथ ही उसको वेलकम करते हैं चर्च के अंदर रात 12 बजे। मतलब आप लोग 24, 25, 26, हाँ पूरा वीक उसको मनाते, सेलिब्रेट करते रहते हैं किसी न किसी उसमें। ठीक है। और केवल मेरे ख्याल में अकेले ही जाती होंगी रिश्तेदारों घर, है ना? अकेले ही जाती है कि बस पास्टर तो मसरूफ है और मैं निकल जाऊँ। हलीमा, आपको? अच्छा, आप लोगों के भी उस तरह के, सॉरी हुमायूं मैं आपकी बात नहीं, आप बोले। आप लोगों के भी उस तरह के रिश्तेदार होते हैं जो नाराज हो जाते हैं कि हमारे घर तो आए नहीं, हाँ बड़े मसरूफ हैं, ये वो ईद के दिन भी इनको टाइम ना मिला, तो फीक ना हुई इनको कि हमारे घर आके हमें मुबारकबाद देते हैं, ऐसे करते हैं? जी होता है। अफसोस की बात है, सब पहले से डिसाइड होता है जी, पहले से डिसाइड कह दिया उनकी बहन नहीं है जी, यहाँ भी ये मसले चल रहे हैं। ये नहीं है सर, जो मेरी सिस्टर है ना, उनकी यही शिकायत होती है। फिर ये है कि आपने मिलना नहीं है उनसे, आप उनकी बुराइयां कर रहे हो नेशनल टीवी पे। मजाक कर रहे हैं आप लोग। अक्सर जब मैं जाती हूँ तो मेरी सिस्टर की जो बेटियां हैं वो कहती है मासो आप हमारी तरफ क्यों नहीं आती, तो मैं उनसे कहती हूँ कि अभी मेरे पास टाइम नहीं है। हाँ बिल्कुल। तो यही है कि जब जैसे ही हमारा ये 12वां महीना शुरू होता है, इसके स्टार्ट में ही हमारी सभी अपॉइंटमेंट हो जाती हैं कि सभी खाने के लिए इनवाइट करते हैं। पूरा महीना ऐसे चल रही है, बड़ी मसरूफ चल रही है, पूरा महीना ऐसे ही गुजर जाता है। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे यहाँ होती है, हम बच्चों के लिए, मेरे लिए ख़ास तौर पे ये तो बहुत बड़ी हो गई है, ईदी। हमें ईदी मिलती होती है और हम बड़े खुश होते हैं। शायद आप इस कॉन्सेप्ट से आगाह होंगे। क्रिश्चियन कम्युनिटी में क्रिसमस वाले दिन आप बच्चों को क्या गिफ्ट्स देते हैं या कोई कैंडीज ले देते हैं? वो क्या होता है कि सांता क्लॉज का भी कॉन्सेप्ट है, तो आप लोग ईदी की जगह क्या देते हैं? हम भी ज़्यादातर तो यही है कि ईदी भी देते हैं और साथ गिफ्ट भी देते हैं। अच्छा। ईदी के साथ गिफ्ट्स भी देते हैं कभी-कभी। गिफ्ट्स मिलते भी हैं आपको किसी से, क्योंकि वाकई हुमायूं ने सही कहा है कि अब तो हम भी उस स्टेज में आ गए हैं कि ईदी देने वाली स्टेज में है। मैं मेरी बहन के 3 बेटे हैं, तो उनको, और मेरा छोटा भाई जो है उसको भी बहुत ईदी देनी पड़ जाती है, तो वो उस स्टेज में अब आ गए कि ईदी देनी ज़्यादा पड़ जाती है, मिलती कम है। तो आप लोगों को भी किसी से मिलती है या बस देने का ही रखा हुआ है हिसाब से? जी मिलती भी है। किससे मिलती है? अपने बड़े भाई बहनों से। अच्छा, आप छोटे हैं सबसे? मैं घर में सबसे छोटा हूँ। और किरण, आप भी घर में सबसे छोटी है? जी। तो आपको फिर भी मासो कहते हैं वो? जी।
मासो तो हमारे मतलब मैं अपने जो हमारी सबसे बड़ी नानों की कज़न है, हम उनको मासो कहते हैं, क्योंकि वो बड़ी है। तो मुझे बड़ा मज़े का लगा जब आपने कहा कि आपकी बहन के बच्चे आपको मासो कहते हैं। क्रिसमस एक ऐसा त्यौहार है कि जिस दिन आप देखेंगे हर तरफ वो आपको लाइटें नज़र आएंगी, बल्कि कुमकुमे आपको हर उस पर नज़र आते हैं। ख़ास तौर पे जो क्रिश्चियन कॉलोनीज होती है उसके पास जो दरख्त होते हैं CDA के, मैंने उधर देखा है, वो चमके होते हैं। अब मैं बात करूँगा जो सबसे चीज़ मुझे क्रिसमस की फैसिनेट करती है वो है आपका क्रिसमस ट्री। तो क्या आप लोग कितना वक्त लगता है ट्री को सजाने में? उसकी चीज़ें पहले लेकर आ जाते हैं, सब मिलकर सजाते हैं, वो क्या एक फेस्टिवल होता है? किरण, वो कैसे सजाते भी हैं? जी ब्रदर, ये है कि हमारे जो किताब मुकद्दस है, कलाम, उसमें तो ट्री का कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा। लेकिन ये हम इसलिए सजाते हैं क्योंकि ये जो ट्री है ये सदा बहार तक रहता है, ये मुरझाता नहीं है सर्दी में भी या गर्मी में भी। तो हम इसको इसलिए डेकोरेट करते हैं कि ये खूबसूरत भी लगता है, और वैसे भी बच्चों का ये शौक़ होता है कि हम अपने घर को सजाएं, अपने मोहल्ले को सजाएं, जो हमारी कॉलोनी की होती है उनको भी हम डेकोरेट करते हैं ताकि ज़्यादा लगे कि हम खुदा को कितना अब उसको सेलिब्रेट करें। बिल्कुल बेहतरीन बिल्कुल। बात है। हम यहाँ पे मेरे ख्याल में एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, और जब वापस आएंगे तो कुछ सुनेंगे भी, गीत सुनेंगे इन लोगों से। कहीं मत जाएगा हमारे साथ में। सुबह मैं कैसी लग रही हूँ? मैं ठीक लग रही हूँ? नहीं, मैं चीटर कॉक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और नकल नहीं करके, नहीं, मैंने बिल्कुल कोई लेकिन चीटिंग नकल के नहीं लिए की। हुमायूं ने जो है वो मुझे बहुत इसरार किया कि मेरा मैं हुस्न पहन मेरा लूं। डिफरेंट है। मेरे हुस्न की तारीफ कुछ बहुत डिफरेंट है। पैस्टर भी मेरे हुस्न के मद्दाह है, और मैं इस हवाले से कुछ नहीं कहना कुछ नहीं कहना चाहती। चाहती। पैस्टर, इतना मजा आ रहा है आप लोगों से ऐसी बातें करते करते ना, मुझे बहुत ही फ्रेश फील हो रहा है। Thank you. रात को होती है मजेदार सी दावतें क्रिसमस के नाइट, बिकॉज खत्म होने लगती है। तो क्रिसमस की नाइट पे कोई स्पेशल ओकेजन होता है? क्योंकि मुझे अक्सर हम जब क्रिश्चियन कॉलोनी से गुजर रहे होते हैं तो मुझे आवाजें आती है रात लाइक लेट नाइट, मतलब गाने तकरीबन बजाने 8-9 की, बजे। हाँ, तो हाँ। क्या कोई फंक्शन होता है, कोई गीत गाए जाते हैं, कोई स्पेशल गीत है जो आप लोग गाते हैं? जी जी बिल्कुल, स्पेशल ही होते हैं सारे गीत हमारे। मतलब कोई भी गीत गा लेंगे, कोई खास करिए कि ये वाला गीत ही गाना है? हाँ, जी, ये है कि पार्टियाँ ही होती हैं यीशु हमारी। मसीह की आमद के गीत जो हैं वो। अच्छा। तो कोई गाए गीत जाते हैं। अच्छा सा सुनाए ना आप लोग हमें, हम बेताब हैं आप लोगों का गीत सुनने अच्छा, के अब हमारा लिए। क्वायर है दोबारा एक बार। हाँ। मुझे बहुत मजा आया था जब हमने यार हाई हम किया इतने था। अच्छे लग रहे हैं ना हाँ। टीवी पे ये टोपियां पहन और के। 1 2 3 क्वायर दोबारा करते हाय हाय। चलो अब चलें। हम प्यारा सा वो गीत सुनते क्या हैं। क्या सुना रहे हैं आप लोग हमें? छोटू पहन लो टोपी अपनी। ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਆਇਆ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਯਿਸੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੀਏ ਤੇ ਯਿਸੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੀਏ ਚਲੋ ਚੱਲੀਏ ਬੈਤਲ ਹਮ ਨੂੰ ਤੇ ਯਿਸੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੀਏ ਤੇ ਯਿਸੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੀਏ ਅੱਜ ਅਸਾਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਾਲੇ ਗੀਤ ਰਲ ਮਿਲ ਗਾਉਣੇ ਨੇ ਅੱਜ ਅਸਾਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਾਲੇ ਗੀਤ ਰਲ ਮਿਲ ਗਾਉਣੇ ਨੇ ਜਾ
यसू जी दा नाम जपिए ते 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 यसू जी दा नाम जपिए वाओ जबरदस्त जबरदस्त। मुझे लगता है हमें भी इस choir का हिस्सा बन जाना चाहिए क्योंकि हम दोनों बहुत अच्छी तालियां बजाते हैं। यार बीट हाँ के मैंने हिसाब से। बहुत फिट बजाई है। बीट के ये हिसाब अलग बात है कि से लाल मेरे से हाथ ठोक लाल के हो मेरे गए, हाथ। लेकिन मैंने बहुत अच्छी तालियां बजाई हैं। सबसे ऊंची तालियां मेरी थी इस choir में। ये कैसे हो बाकी सकता सबके है? ये हाथ लोग- टूटे हुए थे, कोई सही तरह तालियां नहीं बजाता। मुझे लगता है कैसे हो सिवाय सकता है कि मेरे और तुम्हारे। हम जो है बच्चों से सुने और पैस्टर जी कुछ ना सुनाए। पैस्टर जी आप भी कुछ अगर ऐसा सुना नहीं हो दें। सकता। ऐसा नहीं हो सकता। हाँ जी ज़रूर सुनाते हैं। क्रिसमस के हवाले से ही गीत है। आज मसीहा आया, नूर का बादल छाया, मिट गया गम का साया, सबने खुशी से गाया हैप्पी क्रिसमस टू यू, मैरी क्रिसमस टू यू, हैप्पी क्रिसमस टू यू, मैरी क्रिसमस टू यू। अमन की दौलत बांटने निकलो, प्यार मुहब्बत बांटने निकलो, अमन की दौलत बांटने निकलो, प्यार मुहब्बत बांटने निकलो, भूल के बातें सब नफरत की एक दूजे से कहो हैप्पी क्रिसमस टू यू, मैरी क्रिसमस टू यू, हैप्पी क्रिसमस टू यू, मैरी क्रिसमस टू यू। आज मसीहा आया, नूर का बादल छाया, मिट गया गम का साया, सबने खुशी से गाया हैप्पी क्रिसमस टू यू, मैरी क्रिसमस टू यू, हैप्पी क्रिसमस टू यू। यार बेहतरीन। जबरदस्त, very मेरे तो हाथ थोड़ी बार गिर जाएंगे, मेरे नीचे पड़े होंगे यार। इतनी माशाल्लाह तुम लोग बेहतरीन तालियां बजा लेते हो, उसके साथ साथ म्यूजिक। नहीं नहीं, ये इन्होंने तब बजाई है जब मैंने कहा है। बट नॉट फॉरगेटिंग, मेरे ख्याल में जो गिटार पर है और जो ढोलक पे है यार, थोड़ी सी बहुत तालियां अच्छी दोनों बनी। के लिए यार। वेरी गुड, जबरदस्त। काश कि वैसे मैं भी ऐसी ढोलकी बजाती, काश काश। तो बताओ छोटू कैसे तालियां बजा रहे हैं? वैसे छोटी तालियां बजा रहे हैं। किरण आप भी कुछ किरण को हंसी आके, किरण हम बड़ा हंसाते हैं, हम इसके अलग भी चार्ज करते हैं वैसे, बट किरण कुछ आप सुना दें। जो मैं वर्शिप करूंगी वो शायरी पास्टर जी ने की है। ठीक है, अच्छा, ओके, ओए होए होए, शायरी भी करते हैं माशाल्लाह। ठीक है। जलाली यसु नासरीदाना जे जलालियों दे कम जे जलाल 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 हो जलाल 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 हो जलाल जलाली यसु नासरीदाना जे जलालियो दे कम जे जलाली यसु नासरीदाना जे जलालियो दे कम जे जलाल 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 हो जलाल 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 हो जलाल मौत देया बजे नु यसु मेरा खोलदा रुख भी तूफाना वाले यसु मेरा मोड़दा मौत देया बजे नु यसु मेरा खोलदा रुख भी तूफाना वाले यसु मेरा मोड़दा रुख भी तूफाना वाले यसु मेरा मोड़दा ओने मौत ते पाइए फता ओने मौत ते पाइए फता नाले दिता है शैतान
नु हरा जलाली यसु नासरी दा नाम जे जलाली ओदे कम जे जलाली यसु नासरी दा नाम जे जलाली ओदे कम जे रब दा कलाम वेखो शिफा लेके आया है लहू विसली बूते अपना बहाया है रब दा कलाम वेखो शिफा लेके आया है लहू विसली बूते अपना बहाया है लहू विसली बूते अपना बहाया है राहत नाले जिंदगी दी राह राहत नाले जिंदगी दी राह सानू ले आओ ने आके बच्चा जलाली यसु नासरी दा नाम जे जलाली ओदे कम ने जलाली यसु नासरी दा नाम जे जलाली ओदे कम ने आमीन। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, बहुत ज़्यादा अच्छा। एक के बाद एक आप लोग ऐसा गा रहे हैं, दिल नहीं कर रहा हमारा रुकने का। हालांकि हमने पहले दफ़ा ये सारे गीत सुने, इससे पहले नहीं सुने हुए थे। हुमायूं, आपने कोई सुना? मैंने वो धमाल वाला पहले सुना हुआ था जो हम लास्ट में गाएंगे ना, जो लास्ट में वो मैंने आपने कब सुना हुआ था? अभी थोड़ी देर नहीं, अभी थोड़ी देर पहले नहीं। मैं मुझे उसको थोड़ा सा इसलिए मुझे बहुत जल्दी याद भी हो गया था वो, बिकॉज मुझे मैंने कहीं सुना हुआ है। आई रिमेंबर कि मैंने कहीं पे सुना, बचपन में या कभी सुना? हाँ, मैंने वो कहीं सुना हुआ है, बिकॉज तभी मुझे वो याद आ गया था। अच्छा, ये जो हम हमेशा देखते हैं जब भी क्रिसमस की बात आती है, कुछ कलर्स हैं जिसको क्रिसमस के साथ एसोसिएट कर दिया जाता है। जैसे रेड है, जैसे हमने कैप भी पहनी हुई है, रेड है, वाइट है, ब्लैक है, हर चीज़ ज़्यादातर इन्हीं रंगों से बन के मिलती है। कोई रंग का इसके अंदर स्पेसिफिक कोई रीज़न है कि ये रंग है, या बस पसंद है तो इस वजह से ये इस्तेमाल किए जाते हैं? असल में ये जो सेंटा क्लॉज का है ताल्लुक, ये एक सेंट थे, तो उनका नाम था सेंट निक्सन। अच्छा, ओ, ठीक है। अच्छा, ठीक है। तो वो ऐसा होता था कि जिन पुअर लोगों को वो जानते थे, ठीक है, जो जिनकी ज़रूरियात वो खुद से पूरी नहीं कर पाते थे, तो वो ऐसा करते थे कि रात के वक्त जाते थे और उन लोगों के घर में जाकर जो है वो उनके घर में या उनके घर के बाहर ज़रूरियात की चीज़ें जो हैं वो स्पेशली जो है वो क्रिसमस के मौका पर, तो इस वजह से इनको ज़्यादा जो है वो सेंटा क्लॉज के नाम से जाने लगा। तो यस, तो ये नॉर्थ अमेरिका के अंदर वो वहाँ पर खिदमत कर रहे थे। क्योंकि आज ये प्रोग्राम का मकसद अमन का पैगाम पहुँचाना है और बताना है कि कैसे एक्सेप्टेबिलिटी है माशाल्लाह हमारे मुल्क में। मैं सिर्फ छोटी सी एग्जांपल दूंगा किरण, अगर आप भी इस बात को अगर गौर करें कि हम जब मुल्क से बाहर जाते हैं तो वहाँ पर हम देखते हैं क्रिश्चियन कम्युनिटी की तरफ से बड़ी हमें रेसिज्म मिलता है, और ये का जा बजा खाली हम नहीं कहते, अखबारों में है, वहाँ पे आपको वाक़यात ऐसे होते हैं, वहाँ के रहने वाले लोग भी ये बात मानते हैं। लेकिन यहाँ पर हमने देखा है कि एक ही स्कूल है, यहाँ पे ये नहीं लिखा हुआ कि सिर्फ ये क्रिश्चियनों का स्कूल है, यहाँ पे सिर्फ क्रिश्चियंस जाएंगे, सिख का स्कूल है सिर्फ सिख जाएंगे, यहाँ से मुसलमानों का है मुसलमान जाएंगे, हिंदू है हिंदू जाएंगे। एक ही स्कूल है, उसी एक स्कूल में हिंदू भी पढ़ते हैं, सिख भी पढ़ते हैं, क्रिश्चियंस भी पढ़ते हैं, मुसलमान भी पढ़ते हैं। तो आपके बच्चे भी यकीनन स्कूल जाते हैं, तो वो ऐसे स्कूल में जाते होंगे जहाँ पे सब बरादरी साथ पढ़ती होगी। तो आपके बच्चों के साथ मैं चाहता हूँ कि अमन का पैगाम आपकी जुबानी जाए जहाँ से है। तो क्या आपके बच्चों को कभी ऐसा कुछ फील हुआ कि नहीं वो मुसलमानों के बच्चे, सिख के बच्चे, ये हिंदू के बच्चे, कभी ऐसा कुछ महसूस हुआ? फिर पास्टर आप बताइएगा। जी, हमारा जो बेटा रियान है वो स्कूल जाता है, ठीक है, तो वो सब शेयरिंग करके खाना खाते हैं। जब भी वो खेलते भी इकट्ठे हैं, खाना भी शेयरिंग करके खाते हैं, जो भी लंच लेके जाते हैं, जो भी लंच साथ मिल बैठ के खाते हैं। तो ये है कि वो इकट्ठे बैठ के प्रे भी करते हैं। क्या बात। स्टार्ट में भी, फिर जब घर को लौटना होता है फिर भी प्रे करते हैं। हमें कभी ये शिकायत नहीं आई, ना टीचरों से ना बच्चों से, कि कोई बीच में इख्तलाफ है कि नहीं। पास्टर, आप भी इस बात पे यकीन रखते हैं कि हम जिस मुल्क में रहते हैं माशाल्लाह, यहाँ पे अक़लीती बरादरियों के लिए वो हकूक़ मिलते हैं जो उनके हकूक़ उनको मिलने चाहिए? जी जी बिल्कुल मिलते हैं। हमारे बच्चे सरकारी स्कूल्स में पढ़ते हैं। अच्छा, जावेद साहब है, हाँ, तो वहाँ पर सभी हैं, मुस्लिम्स भी हैं, बाकी अक़लियतों के भी हमारे बच्चे भी वहीं पे जाते हैं, और हमें कभी भी कोई ऐसा इशू नहीं मिला। हम भी सरकारी स्कूल में यहीं पर पढ़े हैं, तो हमें कभी भी कोई ऐसा एलिगेशन या कभी कोई ऐसा तनाज़ा नहीं था कि ये क्रिश्चियन है तो इसको टीचर जो है वो कम अहमियत दे, बल्कि इक्वल सबको रखा जाता है। और इस खुशी के मौके पे अगर हम
किसी को सबको मैरी क्रिसमस ना कहें या हैप्पी क्रिसमस ना कहें, ऐसा नहीं हो नहीं सकता। आप सबको क्रिसमस की बहुत मुबारक हो, कायद आज़म की पैदाइश की बहुत बहुत मुबारक हो, और आप दोनों का नहीं बल्कि आपके सब इन प्यारे प्यारे छोटे मेहमानों का बेहद बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। हमें बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मुलाकात करके, और आप लोगों को भी क्रिसमस की खुशियां मुबारक हो, और अल्लाह ताला इस मुल्क में हम इसी तरह अमन के साथ एक दूसरे की आमीन, भाईचारी के साथ आमीन, इसी तरह रहें, और दुश्मनों की कभी हमें नजर न लगे, और शरपसंदों के जो इरादे हैं वो पसपार हो जाएं। हम आखिर में ये हो नहीं सकता, इतना मजेदार हमने गीत सुने और हम दोबारा ना सुने, तो हलीमा हो जाए फिर हाँ आप। जी बिल्कुल, क्लोजिंग नोट पे आपने क्या सुनाना था हमें, शुरू हो जाए। और फिर हम आपको कहते हैं खुदाफिज, आपसे मुलाकात होगी कल, अपना कल बहुत सारा इंशाल्लाह। ख्याल रखना है, तो फिर हो जाए धमाल वाला जो मुझे पता है, हो जाए। रज रज के तमाला पाओ, रज रज के तमाला पाओ, नाले गीत खुशी देगा, नाले गीत खुशी देगा, ते खुशियां दा दिन चढ़िया, 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 रज रज के तमाला पाओ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇਵ ਵਧਾਈ, ਖਬਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਅਰਸ਼ੋਂ ਆਈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇਵ ਵਧਾਈ, ਖਬਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਅਰਸ਼ੋਂ